एक मिडीवल फैंटेसी वर्ल्ड में इयन एक नॉर्मल किसान के बेटे के रूप में रीइंकारनेट हुआ था और उसकी स्टेटस विंडो ने जिस फ्यूचर की प्रिडिक्शन की थी उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बीत रही थी। एक ऐसा नोबडी जिसकी किस्मत में बिना किसी पहचान के नॉर्मल जीवन लिखा था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एरेडिस नाम की एक मेज ने उसके भीतर छिपी एक रेयर टैलेंट को पहचान लिया। पहली बार इयन को उस फ्यूचर से बाहर निकलने का मौका मिला जो उसके लिए पहले से तय था और वो मैजिक की दुनिया में कदम रखने वाला था। अब वो लड़का जिसके हिस्से में कभी कुछ नहीं था अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा था और शायद पहली बार उसे अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिलने वाला था। लेकिन इयन की असली जर्नी शुरू होने से पहले हमें फ्यूचर की एक रहस्यमयी झलक दिखाई जाती है। जंगल के भीतर मौजूद एक शांत बैटलफील्ड दिखाई दिया और नरेशन में बताया गया कि बैटलफील्ड पर मिलने वाले पागल लोगों को 3 अलग अलग तरहों में बांटा जा सकता था। पहले वे लोग थे जो खुद को पूरी तरह खो चुके थे और सिर्फ मौत की तलाश में भटकते थे। दूसरे वे थे जो बदले की आग में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और फिर तीसरी तरह के लोग भी होते थे। जब 2 आर्मर्ड सैनिक जंगल में इंतजार कर रहे एक हुड पहने सवार को देख रहे थे तब वह रहस्यमयी शख्स हाथ में पकड़े हुए एक लिपटे स्क्रोल को पढ़ते हुए किसी अनजान भाषा में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। कंफ्यूजन में पड़े एक सैनिक ने चेहरे का पसीना पोंछते हुए पूछा कि वह आखिर क्या बोल रहा है और फिर उसे रास्ते से हट जाने का आदेश दिया। दूसरी बार वार्निंग मिलने के बाद भी वो हुड पहना शख्स सिर उठाए बिना स्क्रोल पढ़ता रहा। चिढ़कर सैनिक ने अपना क्रॉसबो उसकी तरफ तान दिया और उसे गाली देने लगा। जवाब में उस हुड वाले शख्स ने अचानक दोनों हाथ उठाए और स्क्रोल को फाड़ डाला। तुरंत नीली बिजली का एक मैसिव स्तंभ आसमान की तरफ जा उठा और दोनों सैनिक हैरानी से ऊपर देखने लगे कि क्या वे सचमुच बिजली को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। कुछ ही पलों बाद वह बिजली वापस जंगल पर आ गिरी और नीली रोशनी के जबरदस्त धमाके में सब कुछ डूब गया। पूरा इलाका तूफानी बिजली की चपेट में आ गया जबकि चारों तरफ मलबा उड़ने लगा और डरे हुए सैनिक मदद के लिए भागने लगे। पीछे बिजली का कहर जारी रहने के बावजूद वह हुड पहना मेज पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उसी वक्त एक मैसेज सामने आया जिसमें लिखा था कि एंशिएंट मिस्ट्री उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता था और नरेशन ने उसे एक सच्चा पागल मेज बताया। फोन में अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन रजिस्ट्रेशन पकड़े हुए उसने अपना परिचय रित्सुकी कदोयामा के रूप में दिया। स्क्रीन पर एक्सेप्टेंस नोटिस देखते ही उसे वो दिन याद आ गया जब उसे आखिरकार एडमिशन लेटर मिला था। फोन की स्क्रीन पर नजरें टिकाए आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने गहरे लाल रंग की एक स्क्रीन चमकी जिस पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, इंस्टेंट डेथ। अपने अतीत को याद करते हुए रित्सुकी सोचने लगा कि उसकी जिंदगी कितनी बदकिस्मत रही थी, जबकि उसे लगा था कि उसकी कैंपस लाइफ अब शुरू होने वाली थी। अपने एक्सेप्टेंस नोटिस वाली टूटी हुई स्क्रीन को देखते हुए उसे कड़वाहट से एहसास हुआ कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मौत किसी आवारा की तरह ऐसी जगह पर होगी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब उसने दोबारा आंखें खोलीं। एक बच्चे के शरीर से ऊपर देखते हुए उसने खुद को इयन के रूप में पाया जो एक गरीब किसान परिवार का बेटा था। उसका नया परिवार गरीबी में जी रहा था और 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर होने की वजह से उसे लगभग हर दिन भूख से जूझना पड़ता था। जब परिवार के बाकी लोग काम करते थे तब इयन और उसकी छोटी बहन अक्सर साथ में खाना ढूंढने निकल जाते थे। मुसीबत की बात यह थी कि उसके काले बालों की वजह से गांव के बच्चे उसे कौवा कहकर चिढ़ाते थे। कैंप फायर के पास भुनी हुई मछली पकड़े इयन आगे घूरते हुए सोच रहा था कि उसने इस तरह पैदा होने का चुनाव कभी नहीं किया था। मछली खाते हुए वह इस पुरानी दुनिया को कोसने लगा और सोचने लगा कि पुनर्जन्म मिलने के बाद भी उसे इतनी गरीबी में क्यों जीना पड़ रहा था। तभी अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसके सामने एक चमकती हुई स्टेटस विंडो दिखाई दी और इयन यह देखकर हैरान रह गया कि आखिरकार उसके लिए भी सिस्टम स्क्रीन अपीयर हो गई थी। घबराहट और उम्मीद के बीच वह सामने उभरते मैसेज को देखने लगा, यह जानने के लिए कि उसके पास कौन सा खास टैलेंट था। लेकिन सिस्टम ने बेरहमी से सिर्फ इतना बताया कि वह नोबडी था। इयन के चेहरे पर एक खोखली मुस्कान जम गई। शुरुआती झटके से उबरने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और खुद को समझाया कि स्टेटस विंडो आने से वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला था। आखिर चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले उसके हाथ मुश्किल से कुछ आता था। हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए इयन समझ गया कि एक गरीब किसान की जिंदगी विरासत में पाने वाले इंसान के पास अपना फ्यूचर बदलने के मौके बहुत कम होते हैं। कैंप फायर के पास बैठे हुए उसने कड़वाहट से सोचा कि किसान के अलावा कुछ और बन पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसे सबसे ज्यादा इस बात से झुंझलाहट होती थी कि उसके पास ठीक से सीखने या नई स्किल्स डेवलप करने का मौका तक नहीं था। इयन का मानना था कि चाहे वॉरियर बनना हो, पेंटर बनना हो या स्कॉलर, अगर उसे पढ़ने और सीखने का मौका मिले तो वह लगभग किसी भी चीज में बेहतरीन साबित हो सकता था। एक लंबी सांस लेते हुए वह सोचने लगा कि क्या दुनिया में कहीं ऐसी जगह भी है जो उसके जैसे इंसान को सपोर्ट दे सके। उधर उसकी छोटी बहन का पूरा ध्यान अपने सामने रखे खाने पर था। यह देखकर इयन ने अपनी मछली भी उसे दे दी
और खुश होकर लड़की ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने डिजर्ट ढूंढने का फैसला किया और इयन भी उसके साथ बेरीज खोजने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। दोनों पास के उस जंगल में पहुंच गए जहां बेरी बुशेस भरी हुई थीं और इयन ने अपनी छोटी बहन को ज्यादा दूर न जाने की याद दिलाई। लड़की तुरंत पकी हुई बेरीज तोड़ने लगी और बिना किसी झिझक के उन्हें खाने लगी। उसे खुश होकर मजे करते देख इयन हल्का सा मुस्कुराया और सोचने लगा कि नए शब्द सीखने और दुनिया को समझने के बाद वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई थी। लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। घनी बेरी बुशेस के बीच से एक काली परछाई बाहर निकल रही थी। जैसे ही इयन की नजर उस हरकत पर पड़ी, वह वहीं जम गया। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि उनके सामने किस तरह का जानवर आ गया था। अचानक एक मैसिव भालू झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला और जोरदार दहाड़ के साथ दोनों भाई बहनों के ऊपर मंडराने लगा, जबकि उसके शरीर से जबरदस्त खतरे का एहसास हो रहा था। बिना एक पल गंवाए उस गुस्से से भरे जानवर ने अपना मैसिव पंजा सीधे उनकी तरफ घुमा दिया। सिर्फ इंस्टिंक्ट के सहारे इयन ने अपनी छोटी बहन को पकड़ लिया और उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए उसके सामने आ गया। लेकिन तभी जब भालू अपना हमला जारी रखे हुए था, आसमान से नीली बिजली की एक चमकदार गड़गड़ाहट नीचे गिरी और सीधे उस दानव जैसे भालू पर आकर लगी। भालू दर्द भरी दहाड़ मार उठा क्योंकि चटकती हुई एनर्जी उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई और उसे पीछे धकेल दिया। अगले ही पल एक जबरदस्त हवा का झोंका पूरे इलाके में फैल गया और कुछ देर बाद घायल भालू जमीन पर ढेर हो गया। अपनी बहन को कसकर पकड़े हुए इयन डिसबिलीफ में उस जगह को देखता रह गया जहां अभी अभी यह सब हुआ था। धूल बैठने के बाद उसने उस इंसान की तरफ देखा जिसने अचानक आकर उसकी जान बचाई थी। तभी एक शांत महिला की आवाज सुनाई दी जिसने आराम से कहा कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया था। कुछ ही देर बाद धुंध के बीच से एक अजीब महिला बाहर आई और बच्चों का स्वागत करते हुए उनके सामने खड़ी हो गई, जबकि उसकी मौजूदगी ही काफी दबदबे वाली थी। अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसने आराम से पूछा कि क्या वे इस समय फेल्डनबर्ग टेरिटरी के अंदर थे। हमले से अभी तक घबराए हुए इयन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन साथ ही वह उस महिला को लगातार देखता रहा जिसने इतनी आसानी से उस मैसिव भालू को हरा दिया था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर वह थी कौन। इसके बाद उस अजनबी ने अपना परिचय एरेडिस के रूप में दिया और बताया कि वह अलग अलग इलाकों में घूमने वाली एक वॉन्डरिंग मेज थी। मेज शब्द सुनते ही इयन चौंक गया। तुरंत उसके दिमाग में एक बेहद ताकतवर स्पेलकास्टर की तस्वीर उभरी जो ब्लेजिंग मैजिक सर्कल्स और डिस्ट्रक्टिव ताकत से घिरा हुआ था। मेगिस के बारे में सुनी हुई सारी बातें याद करते हुए इयन सोचने लगा कि इतनी अनोखी इंसान आखिर इस छोटे से गांव में क्यों आई थी। बिना समय गंवाए एरेडिस ने बताया कि वो गांव में रहने वाले एक काले बालों वाले लड़के को ढूंढ रही थी। अपनी छोटी बहन के सामने रक्षा करने वाले अंदाज में खड़ा इयन ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। तभी एरेडिस ने पूछ लिया कि उसके अलावा गांव में कोई और काले बालों वाला लड़का भी था या नहीं। घबराया हुआ इयन धीरे से बोला कि वो अकेला ही था। ये सुनते ही एरेडिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि उसे आखिरकार वो इंसान मिल गया था जिसे वो ढूंढ रही थी। खुद की तरफ इशारा करते हुए इयन को यकीन ही नहीं हुआ कि वह अजीब मेज असल में उसी की बात कर रही थी। उसी वक्त एरेडिस को वे अजीब बातें याद आ गईं जिनकी वजह से वह यहां तक पहुंची थी। उसे कहा गया था कि फेल्डनबर्ग टेरिटरी में रहने वाले एक काले बालों वाले लड़के को ढूंढकर अपना अप्रेंटिस बना ले, क्योंकि आगे चलकर उससे जुड़ी कोई इनक्रेडिबल घटना होने वाली थी। वह कुछ देर तक चुपचाप इयन को देखती रही और अपने सामने खड़े उस लड़के को ध्यान से देखने लगी। उसके क्यूरियस लेकिन सावधान चेहरे को देखकर और उसके पीछे छिपी हुई चंचल छोटी लड़की को देखकर एरेडिस को लगने लगा कि इस बच्चे को अप्रेंटिस बनाना शायद इतना बुरा फैसला नहीं होगा। बेबस होकर हंसते हुए उसने उन परेशान करने वाले क्रोनोमैंसर्स के बारे में बड़बड़ाया जो हमेशा ऐसे अजीब रिक्वेस्ट छोड़ जाते थे। उधर इयन भी उसे ध्यान से देख रहा था और उसके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि मेजिस के बारे में फैली डरावनी अफवाहें और उसके सामने खड़ी यह नेकदिल महिला एक दूसरे से कैसे मेल खाती थीं। फिर भी उस मैसिव भालू को एक ही स्पेल में मिटा देने वाला सीन अभी भी उसके दिमाग में ताजा था, जो बार बार उसे याद दिला रहा था कि एरेडिस वास्तव में कितनी ताकतवर थी। आखिर उससे रहा नहीं गया और इयन ने पूछ लिया कि क्या वह उससे एक सवाल पूछ सकता था। एरेडिस ने शांत आवाज में कहा कि वह पूछ सकता था। इयन ने तुरंत उस मैजिक के बारे में पूछ लिया जो उसने मैसिव भालू पर इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसे अपनी आंखों से देखने के बाद उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया था। ठोड़ी पर हाथ रखते हुए एरेडिस ने उसका इंटरेस्ट देखा और कहा कि लगता था उसे मैजिक में काफी इंटरेस्ट था। हल्की मुस्कान के साथ उसने बताया कि मैजिक कोई खास चीज नहीं थी और उसे पढ़ाई के जरिए सीखा जा सकता था। यह सुनकर कि कोई भी मैजिक सीख सकता था, इयन ने उन शब्दों को धीरे से दोहराया और यह बात धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने पूछा कि क्या इसका मतलब यह था कि वो भी मैजिक सीख सकता था। सवाल सुनकर एरेडिस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इयन के सिर पर हाथ रखते हुए उसने भरोसा दिलाया कि अगर उसे कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो मैजिक सीखना पूरी तरह पॉसिबल था। तुम भी मेज बन सकते हो, इयन। ये शब्द उसके दिमाग में सुनाई दिए और वो वहीं का वहीं ठहर गया।
फिर एरिडिस ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे खुद सिखाने की पेशकश की। अपना हाथ आगे करते हुए उसने पूछा कि क्या वो उसका अप्रेंटिस बनना चाहेगा। ये सोचकर कि यह मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, इयन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुट्ठी भींचते हुए उसे एहसास हुआ कि किसान बनने के अलावा एक नया रास्ता आखिर उसके सामने खुल चुका था। बिना पल भर की झिझक के इयन ने हाथ बढ़ाया और एरिडिस का हाथ थामते हुए मजबूती से हाँ कह दिया। हाथ मिलाते हुए एरिडिस ने उसका स्वागत किया और कहा कि वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थी। कुछ समय बाद इयन ने एरिडिस के अप्रेंटिस के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की, एक ऐसी इमारत में जो ऊंची चट्टानों के ऊपर एक मैसिव विंडमिल के नीचे बनी हुई थी। अचानक एक मोटी किताब उसके सामने रखी मेज पर जोर से आ गिरी और वो चौंक उठा। उस मैसिव किताब का नाम मरोनियस था, जिसे मैजिक की सबसे बुनियादी नींव माना जाता था। मुस्कुराते हुए एरिडिस को याद आया कि कैसे इयन को आखिरकार अपने माता पिता और वहां के लॉर्ड दोनों से उसके अधीन पढ़ने की परमिशन मिल गई थी। डिटर्मिन्ड नजर के साथ आगे झुकते हुए इयन ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार था और अपनी तरफ से सब कुछ झोंक देने वाला था। कमरे में धूप फैल रही थी। तभी एरिडिस ने पूछा कि क्या वे शुरू करें। इयन ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। मेज पर बैठकर उसने मरोनियस खोली और पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि उसकी प्रोग्रेस 1% तक पहुंच गई। उसके आसपास किताबों का ढेर बढ़ता गया और इयन लगातार मरोनियस को 27% से बढ़ाकर 53% कंप्लीशन तक ले गया। उसकी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती रही और आखिरकार 99% तक पहुंच गई। कुछ समय बाद एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें बताया गया कि मरोनियस पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी और इसके साथ उसे आर्चमेज की ऑफिशियल मैजिकल लैंग्वेज पर पूरी तरह समझ मिल गई थी। आखिरकार किताब बंद करते ही उसके सामने एक और मैसेज उभरा, जिसमें बताया गया कि पूरे 7 साल बीत चुके थे। अपने अप्रेंटिस के सामने खड़ी एरिडिस ने ऐलान किया कि उसकी क्लासरूम स्टडीज आखिरकार खत्म हो चुकी थीं। अब पहले से काफी बड़ा हो चुका इयन कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता रहा। तभी एरिडिस ने बताया कि अब उसकी ट्रेनिंग के अगले लेवल की शुरुआत करने का समय आ गया था। एक नई स्टेटस विंडो सामने आई, जिसमें रेवन इयन को मैजिक इनिशिएट बताया गया और उसे मैजिकल लैंग्वेज स्किल मिली, यानी मैजिकल लैंग्वेजेस को कंट्रोल करने की काबिलियत। बादलों से बहुत ऊपर आसमान तक फैली मैसिव पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही थीं। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के इयन चीखते हुए आसमान से नीचे गिरने लगा। नीचे से उसकी तरफ देखते हुए एरिडिस उसकी घबराई हुई आवाज सुन रही थी, जहां इयन लगातार चिल्लाकर अपनी मास्टर से रुकने को कह रहा था और पूछ रहा था कि क्या वो थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं कर रही थी। गिरते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि पिछले 6 सालों में उसने सिर्फ मरोनियस ही पढ़ी थी। उसकी घबराई हुई चीखें हवा में सुनाई देती रहीं, जबकि एरिडिस आराम से उसे ऊंची चट्टान से नीचे गिरते हुए देखती रही। मुंह के पास एक हाथ रखते हुए उसने बस इतना कहा कि वह आवाजों को सुनने की कोशिश करे। बीच हवा में गिर रहे इयन को उसकी यह सलाह पूरी तरह समझ नहीं आई। चारों तरफ बहती हवा के बीच वह सोचने लगा कि ऐसी जगह पर आखिर उसे किसकी आवाज सुननी थी, जहां हवा के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी उसकी हैरानी के लिए आसपास अनजान आवाजें सुनाई देने लगीं। आसमान में उड़ते हुए एक इंसान को देखकर वे एक्साइटेड होकर बातें कर रही थीं और उनकी बातें सुनकर इयन को धीरे धीरे कुछ समझ आने लगा। अपने आसपास घूमती हुई हवाओं के बीच उसने आखिर उन आवाजों का सोर्स पहचान लिया। तुरंत एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसने बताया कि उसने नई स्किल हासिल कर ली थी, एयर मैजिक, यानी हवा के मैजिक को कंट्रोल करने की काबिलियत। धूप में उड़ते हुए पत्तों को देखते हुए इयन कुदरत के रहस्य के बारे में सोचने लगा। उधर एरिडिस चुपचाप अपना मुंह ढककर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अपने अप्रेंटिस की बुरी हालत देखकर काफी मजा आ रहा था। एक मैगे का उदाहरण देते हुए एरिडिस ने बताया कि कुदरत के रहस्यों से जुड़ना ही असली मैजिक था। उसकी बात सुनकर इयन गहरी सोच में डूबते हुए उस शब्द को अपने मन में दोहराने लगा। जंगल के बीच कॉन्फिडेंस से खड़ी एरिडिस ने बताया कि अब उसे अगली अजीब आवाज सुननी थी। इयन ने तुरंत कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ यह चुनौती एक्सेप्ट कर ली। बिना समय गंवाए एरिडिस ने एक उंगली उठाई और बताया कि वे वाटर मैजिक से शुरुआत करेंगे। अचानक पानी की एक मैसिव लहर ऊपर उठी और पूरे इलाके को घूमती हुई धाराओं से भर दिया। तेज बहते पानी के बीच तैरते हुए इयन ने एक आवाज सुनी जो सीधे शिकायत कर रही थी कि वह पानी को गंदा कर रहा था। उसे आराम करने का मौका दिए बिना एरिडिस ने तुरंत आगे इशारा किया और ऐलान किया कि अगला पाठ आइस मैजिक का होगा। जमी हुई बर्फीली वीरान जगह के बीच एक लकड़ी के बैरल में कांपते हुए इयन ने आइस की आवाज सुनी, जो आराम से कह रही थी कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। वापस जंगल में इयन एक घुटने पर बैठ गया और सांसें संभालने लगा, जबकि एरिडिस उसकी प्रोग्रेस की इनक्रेडिबल गति की तारीफ कर रही थी। एक बार फिर उंगली उठाते हुए उसने अगला एलिमेंट शुरू करने की तैयारी की। अचानक इयन के सामने आग की एक मैसिव दीवार फूट पड़ी, जिसने उसकी पूरी नजर को जलती हुई लपटों से भर दिया। नारंगी रोशनी में नहाया हुआ इयन घबराकर आगे देखने लगा और तुरंत अपनी मास्टर को पुकार बैठा। आग के भीतर से आवाजें आने लगीं, जहां फायर स्पिरिट्स एक्साइटेड होकर एक इंसान को देखकर सोच रहे थे कि क्या वे उसे जला सकते थे। आंखों में डर लिए इयन मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ समय बाद एक अंधेरी गुफा में नुकीले स्टैलेक्टाइट से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मशाल पकड़े हुए इयन चारों तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि क्या अर्थ मैजिक उसकी आखिरी ट्रेनिंग होने वाली थी।
अंधेरे में फैली गुफा के बीच एक अजीब आवाज ने बताया कि सिर्फ चलने भर से किसी चीज को बहना नहीं कहा जा सकता था। उस अजीब बात का मतलब समझ न पाने पर इयन खाली नजरों से देखने लगा, क्योंकि वो अजीब आवाज किसी ऐसी भाषा में बोलती लग रही थी जिसे वो समझ ही नहीं सकता था। थोड़ी पर हाथ रखे इयन सोचने लगा कि शायद अर्थ मैजिक के लिए उसकी एप्टीट्यूड ही कम थी। जब इयन ने कहा कि शायद उसे कहीं और जाकर और ट्रेनिंग की जरूरत थी, तभी उसके सामने चमकती हुई बैंगनी सिस्टम विंडो उभर आई। तैरती हुई स्क्रीन को देखते ही उसने पहचान लिया कि यह स्किल विंडो थी। अचानक मिले बोनस पॉइंट्स को देखकर इयन को फिर याद आ गया कि इस दुनिया में उसकी एबिलिटीज कितनी अनफेयरली फायदेमंद थीं। बिना किसी झिझक के उसने लिस्ट में मौजूद अर्थ मैजिक चुन ली और उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी तक अर्थ स्पिरिट की बात नहीं समझ पा रहा था। सिस्टम विंडो से चमकदार नीली रोशनी फूटी और मैजिकल एनर्जी पूरी गुफा में फैल गई। धरती की गहराइयों में पिघला हुआ लावा बह रहा था। तभी एक शांत आवाज ऊपर खड़े इंसान से बात करने लगी। ध्यान से सुनते हुए इयन ने वार्निंग सुनी कि अगर कोई पावरफुल भूकंप आया तो लावा फटकर बाहर निकल सकता था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अर्थ मैजिक की आवाज सुन रहा था। अपना टारगेट पूरा होने के बाद इयन ने गुफा छोड़कर एरिडिस को अपनी कामयाबी की खबर देने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने धीरे से फायर मैजिक की इनकैंटेशन दोहराई। तुरंत उसकी मशाल के सिरे पर चमकदार आग जल उठी और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। जैसे जैसे अंधेरा पीछे हटने लगा, गुफा की गहराइयों से अचानक एक नाराज आवाज सुनाई दी। जलती हुई मशाल पकड़े इयन रुक गया और सोचने लगा कि क्या यह आवाज अर्थ स्पिरिट की थी। लेकिन तभी उसके आसपास का अंधेरा खुद आकार लेने लगा। उस अजीब प्रेजेंस ने अपना परिचय डार्कनेस के रूप में दिया। उधर गुफा के बाहर जंगल के ऊपर पूरा चांद चमक रहा था और रात पूरी तरह शांत थी। एंट्रेंस के पास एक चट्टान पर बैठी एरिडिस इयन के लौटने का इंतजार करते हुए चुपचाप एक चिट्ठी पढ़ रही थी। जैसे ही इयन गुफा से बाहर निकला, उसने तुरंत अपनी मास्टर को आवाज दी। उसकी रिपोर्ट सुनते ही एरिडिस एक्साइटेड हो गई और उसे सफलता की बधाई देने लगी। गर्व भरी मुस्कान के साथ इयन ने बताया कि उसने सिर्फ अर्थ की आवाज ही नहीं सुनी थी, बल्कि खुद डार्कनेस से भी मुलाकात की थी और डार्कनेस मैजिक भी सीख ली थी। लेकिन डार्कनेस का नाम सुनते ही एरिडिस वहीं ठिठक गई। गुफा के सामने हाथ बांधकर खड़ा इयन उसका इंतजार करता रहा। तभी एरिडिस ने पूछा कि क्या उसने सचमुच उस डरपोक और बेहद शर्मीली डार्कनेस की आवाज सुनी थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, जबकि एरिडिस नजरें झुकाकर गहरी सोच में डूब गई। उसका यह अजीब रिएक्शन देखकर इयन ने पूछा कि क्या वो ठीक थी। जब एरिडिस ने अचानक उसका नाम पुकारा तो इयन ने तुरंत जवाब दिया। शांत नजरों से उसे देखते हुए एरिडिस ने कहा कि अब उनके लिए पहाड़ से नीचे उतरने का समय आ गया था। चलते हुए इयन ने तुरंत पूछ लिया कि वे आगे कहां जाने वाले थे, लेकिन एरिडिस ने बताया कि उसका मतलब ये था कि अब से उनके रास्ते अलग होने वाले थे। आगे की सड़क की तरफ इशारा करते हुए उसने इयन को क्रोनोलीक जाने और क्रोनोमैंसर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने को कहा। हल्की मुस्कान के साथ एरिडिस ने बताया कि अगर स्पेस टाइम मैजिक सीखना सच में उसकी किस्मत में था, तो वहां उसकी मुलाकात किसी क्रोनोमैंसर से जरूर होनी चाहिए। स्पेस टाइम मैजिक का नाम सुनकर इयन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। खिलखिलाकर हंसते हुए एरिडिस ने आगे बढ़कर उसके बाल बिखेर दिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि लगता था अजीब शक्तियों के साथ उसकी नेचुरल एफिनिटी थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए एरिडिस मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसका अंदाजा सही था तो इयन समय की शक्ति को संभालने में भी सक्षम होना चाहिए था। तारों से भरे आसमान के नीचे एरिडिस ने अलविदा लेने की तैयारी की। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उसने इयन से कहा कि वे 3 साल बाद डॉरवॉल्ड में दोबारा मिलेंगे। कुछ समय बाद सीन एक ऐसे शहर में पहुंचा जो उगते सूरज की गर्म रोशनी से नहाया हुआ था। सुबह का बाजार पूरी तरह जाग चुका था और व्यस्त सड़कों पर मर्सनरी राहगीरों को आवाजें लगा रहे थे। यात्रा के लिए तैयार होकर और नीला क्लोक पहने इयन भीड़ भाड़ वाले शहर से गुजर रहा था, जबकि उसके दिमाग में आने वाली क्रोनोमैंसर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सड़कों पर चलते हुए वह सोचने लगा कि एरिडिस सच में काफी अप्रत्याशित इंसान थी और उसका अचानक इस तरह अलविदा हो जाना अभी तक उसे अजीब लग रहा था। तभी उसकी नजर एक मर्सनरी पर पड़ी जो जोर जोर से उत्तर की तरफ जाने वाले यात्रियों को बुला रहा था, ये याद करते हुए कि क्रोनोमैंसर कॉन्फ्रेंस भी उत्तर में ही होने वाली थी। इयन ने कुछ देर सोचा और फिर उनके साथ जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे वहां रोकने वाला कोई नहीं था। उस रात इयन जंगल में एक तंबू के पास जलते कैंप फायर के किनारे बैठा था, जहां कई मर्सनरी एक साथ रुके हुए थे। लकड़ी का कटोरा पकड़े हुए वह चुपचाप आसपास चल रही बातचीत सुन रहा था। दाढ़ी वाले एक मर्सनरी ने अपना परिचय लीक के रूप में दिया और बताया कि वह रैबिट फुट मर्चेंट गिल्ड का मास्टर था। फिर उसने पूछा कि क्या यह इयन की पहली उत्तरी यात्रा थी। इयन ने बताया कि हाँ, और वह कुछ जरूरी काम की वजह से सफर कर रहा था। यह सुनकर लीक ने पूछा कि क्या उसने ड्रैगन माउंटेन नाम की जगह के बारे में कभी सुना था। उस जगह का जिक्र करते हुए उसने बताया कि वहां एक असली ड्रेक दिखाई दिया था। कुछ ही देर बाद लीक ने आराम से अपना हाथ इयन के कंधे पर रख दिया और पूछा कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो क्या वो लड़ सकता था या कम से कम तेज भाग सकता था। अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए इयन ने माना कि उसे दोनों में से किसी पर भी खास भरोसा नहीं था। ये सुनकर लीक ने साफ कह दिया कि अगर वो लड़ नहीं सकता और भाग भी नहीं सकता तो वो पूरी तरह बेकार लग रहा था। ऐसे में मर्सनरी ने पूछ लिया कि आखिर उसका काम क्या था।
थोड़ी देर चुप रहने के बाद इयन ने घबराकर सिर के पीछे हाथ फेरा और धीरे से बताया कि वो एक विज़र्ड था। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही लीक की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो लगभग अपनी जगह से उछल पड़ा। यहां तक कि कैंप फायर के आसपास बैठे बाकी यात्रियों का ध्यान भी तुरंत इयन की तरफ चला गया। थोड़ी दूर बैठी एक हुड पहनी लड़की ने भी चुपचाप रिएक्शन दिया। सबके अचानक ऐसे बर्ताव से इयन बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया और समझ नहीं पाया कि माहौल इतना अजीब क्यों हो गया था। उसकी कंफ्यूजन देखकर लीक ने तुरंत अपना बर्ताव बदल लिया और जल्दी जल्दी उसका कटोरा दोबारा भरने की पेशकश कर दी। अगले ही पल वो कटोरा लेकर भागता हुआ चला गया और इयन उसे हैरानी से देखता रह गया। ये सब देखते हुए इयन सोचने लगा कि क्या वो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड आदमी सिर्फ विज़र्ड शब्द सुनकर सच में ऐसा व्यवहार कर रहा था। उधर कैंप फायर के आसपास बैठे कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना जारी रखे हुए थे। जोर जोर से हंसते हुए वे कहने लगे कि इयन जैसा लड़का कभी असली विज़र्ड नहीं हो सकता था। उनमें से एक ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि अगर इयन विज़र्ड था तो सड़क पर घूमने वाला कोई भी आवारा कुत्ता विज़र्ड कहलाया जा सकता था। उसी वक्त हुड पहनी लड़की इयन के पास आकर खड़ी हो गई और उसे आवाज दी। सीधे उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि अगर वो सच में विज़र्ड था तो उसे उन मर्सनरीज को उनकी औकात दिखानी चाहिए। इयन ने कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा और उसके शब्द दोहराने लगा, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसका मतलब क्या था। कैंप फायर के दूसरी तरफ बैठे लोग अभी भी उबलते हुए बर्तन के आसपास जमा थे। तभी लड़की ने बताया कि ऐसे लोग हमेशा उन लोगों को दबाने की कोशिश करते थे जो उन्हें कमजोर लगते थे। अपना हुड थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने कहा कि इयन को खुलकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए और उन्हें डराना चाहिए। यह सुनकर इयन हैरानी से उसे देखने लगा, जबकि लड़की आराम से बताती रही कि ऐसा करने पर यही मर्सनरीज किसी भी हालत में उसकी रक्षा करेंगे। पास में कटोरे साफ कर रहे आदमी की तरफ देखते हुए इयन को भी लगने लगा कि उसकी बात सही थी। परेशानी सिर्फ ये थी कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे करने वाला था। कटोरे साफ करते उस मर्सनरी को देखते हुए इयन सोचने लगा कि गुस्सा होना ऐसी चीज थी जो वो बहुत कम करता था, लेकिन तभी उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने उसकी प्लेट पर थूक दिया था। मर्सनरी तुरंत घबराकर इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि क्या कोई भूकंप आ रहा था। इयन ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए उसे आवाज दी, जबकि उसके चेहरे पर पसीना उभर आया था। तुम? एक डरावने माहौल के बीच बैठे हुए मर्सनरी के सामने खड़े इयन ने पूछा कि उसने उसकी प्लेट पर थूका क्यों था। मर्सनरी ने घबराई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा, जबकि उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसे कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। इयन के सामने जमीन पर सिकुड़कर बैठा वह कांपता हुआ आदमी तुरंत माफी मांगने लगा और उसे सर विज़र्ड कहकर पुकारा। पहले से ही चिढ़े हुए इयन ने उसकी बात सुनी, जहां वह अटपटा सा बहाना बनाते हुए कह रहा था कि वो तो बस कटोरे को चमकाने की कोशिश कर रहा था। कमर पर हाथ रखकर इयन ने गुस्से में कहा कि उसे पानी से धोना चाहिए था। अब भी झुका हुआ वो मर्सनरी घबराकर बोला कि पानी तो वैसे भी गंदा होता था। इयन डिसबिलीफ में उसे देखने लगा और उसके मुंह से बस इतना निकला, क्या? मर्सनरी ने जल्दी से बताना शुरू किया कि पानी में चूना, मिट्टी और परजीवी भरे होते थे, इसलिए वो बर्तन धोने के लायक नहीं था। उसकी अजीब बात सुनकर इयन को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सचमुच यह दावा कर रहा था कि थूक पानी से ज्यादा साफ होता था। पास खड़े बाकी मर्सनरीज भी ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर सोचने के बाद इयन सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंच पाया कि इस दुनिया के हाइजीन स्टैंडर्ड्स पूरी तरह अनबिलीवेबल थे। उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे धीरे एक स्पेल का इनकैंटेशन करने लगा। सुनहरी मैजिकल रोशनी की लकीरें कैंप फायर के चारों ओर घूमने लगीं और चमकते हुए कण हवा में बिखर गए। अचानक आग की लपटें ऊंची उठ गईं और घबराए हुए मर्सनरीज की नजरें उस मैसिव आग पर टिक गईं। कुछ समझ न आने पर वे हैरानी में धीरे धीरे आग के करीब जाने लगे। यहां तक कि हुड पहनी लड़की भी चुपचाप उस जलते हुए कैंप फायर को देखती रह गई। चेहरा परछाइयों में छिपाए इयन ने सबको जल्दी से पानी लाने का आदेश दिया। फिर उसने दोनों मुट्ठियां हवा में उठाईं और झुंझलाकर चिल्लाया कि वे सब गंदे मिडीवल जाहिल थे, जबकि उलझे हुए मर्सनरीज पीछे हट गए। उस रात बाद में चांदनी शांत कैंप साइट पर फैल रही थी। जंगल के रास्ते से कई आदमी गुजर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि क्या कैथी सचमुच इसी रास्ते से गई थी। उनमें से एक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हाँ, वो यहीं से गई थी। उसे ढूंढ लेने के बाद क्या होगा, ये सोचकर एक आदमी मुस्कुराया और बोला कि इस बार कैथी सिर्फ उसकी होगी। कुछ ही देर बाद उस समूह को अपना टारगेट दिखाई दे गया। चमकती मुस्कान के साथ एक आर्मर्ड आदमी ने हाथ उठाया और कैथी को आवाज देते हुए कहा कि अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो उसके साथ चल जाए। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। पास ही एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसकी बाहों में बेहोश कैथी थी। सभी आदमी तुरंत रुक गए और पूछने लगे कि वो अजनबी आखिर कौन था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ब्लेड ने उनमें से एक आदमी को भेद दिया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और दूसरा घबराकर पूछने लगा कि उनके साथी के साथ क्या हुआ था। समूह के नेता ने तुरंत आदेश दिया कि उस नकाबपोश अजनबी को मार दिया जाए। अपने कंधे पर कैथी को उठाए हुए असैसिन ने हमलावरों की तरफ घमंड भरी नजर से देखा और उन्हें मामूली कीड़े मकौड़े समझकर नजरअंदाज कर दिया। ठीक उसी पल कैथी की आंखें अचानक खुल गईं। जब उसने उसे काट लिया तो असैसिन पूरी तरह चौंक गया और उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकल गई। दोनों साथ में जमीन पर गिर पड़े।
कैथी तुरंत उठकर भागने लगी और असैसिन को एहसास हो गया कि उसका टारगेट भाग रहा था, इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। उधर इयन अपने बिस्तर पर सो रहा था। नींद में भी वो मुंह बनाते हुए बड़बड़ा रहा था कि थूक से बर्तन साफ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तभी अचानक एक घबराई हुई आवाज ने उसे वार्निंग दी कि इंसान उसकी तरफ आ रहे थे और उसे तुरंत जाग जाना चाहिए। इयन फौरन उठकर बैठ गया। बिस्तर के किनारे बैठा वह सामने देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर यह प्रेजेंस थी क्या। तभी किसी ने उसे आवाज दी और वह तुरंत उस दिशा में मुड़ गया। लीक दौड़ता हुआ तंबू के अंदर आया और उसने वार्निंग दी कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। उधर चमकते हुए पूर्णिमा के चांद के नीचे नकाबपोश लड़ाके हथियारबंद आदमियों से भिड़ रहे थे। नकाबपोश हमलावरों में से एक ने अपने दुश्मन को काट गिराया और चारों तरफ खून बिखर गया। गिरे हुए आदमी के ऊपर खड़े होकर उसने कहा कि उसे परवाह नहीं थी कि सबको मारना पड़े। हाथ में तलवार पकड़े उसने बाकी लोगों को लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। थोड़ी दूरी पर कैथी एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, जबकि दूर जमीन पर बिखरी लाशों के बीच दो नकाबपोश शख्स खड़े थे। अपना सिर पकड़ते हुए वह घबरा गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस तरह वह जल्द ही पकड़ी जाएगी। तभी अचानक उसके सिर से कुछ इंच दूर एक तलवार आकर रुक गई। चांदी जैसे बालों वाला एक आदमी चमकती हुई तलवार उसकी तरफ ताने खड़ा था और उसने कहा कि आखिरकार वह उसे ढूंढ चुका था। डरी हुई लड़की को देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला कि तुरंत खड़ी हो जाए, वरना उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पेड़ के नीचे कांपती हुई कैथी को यकीन हो गया कि अब सब खत्म हो चुका था। चांदी बालों वाले आदमी ने उसकी तरफ अपनी तलवार घुमा दी, लेकिन हमला लगने से ठीक पहले उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक पावरफुल शॉक वेव ने उसे अचानक दूर उड़ा दिया। जमीन पर बैठी कैथी हैरान रह गई, क्योंकि घूमती हुई धूल के बीच से इयन उसके सामने आ गया था। जो हुआ था उसे समझ न पाने की वजह से वह बस उसकी तरफ देखती रह गई। इसके बाद इयन ने झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसने कहा कि वो उसके पास ही रहे और उसके पीछे पीछे चले। कैथी चुपचाप उसकी तरफ देखती रह गई। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में लीक अंधेरे के बीच लोगों की एक कतार को लेकर आगे बढ़ रहा था। सब कुछ तैयार होने की बात कहते हुए उसने इयन को मास्टर मेज कहकर पुकारा। कंधे पर कैथी का हाथ टिका हुआ था। तभी इयन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, अच्छा तो फिर। सिर उठाकर उसने पुकारा, ओ डार्कनेस। तुरंत आसमान में काले बादल और एनर्जी की धाराएं घूमने लगीं। उभरते हुए तूफान के नीचे खड़े इयन ने एक हाथ ऊपर उठाया, जबकि उसके सिर के ऊपर चमकते गोले के आसपास बिजली कड़कने लगी। पूरे जंगल में अंधेरा फैल गया और पीछा कर रहे सैनिकों की आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया। मशालें मांगते हुए वे घबराकर अपनी दिशा पहचानने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में कई मशालें जल उठीं, जबकि अलग अलग दिशाओं से आवाजें आने लगीं और सभी एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करने लगे। अंधेरे के बीच अपने समूह को आगे ले जाते हुए इयन ने शांत आवाज में कहा कि जब तक वे चलते रहेंगे सब ठीक रहेगा। उसी समय एक सिस्टम मैसेज सामने आया, शैडो आर्ट्स। डार्क विजन एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे उसे कंप्लीट अंधेरे में भी देखने की काबिलियत मिल गई थी। उधर दुश्मनों में से एक ने किसी को हिलते हुए देख लिया और चिल्लाकर कहा कि वहां कोई था। पास ही डरे हुए मर्सनरीज एक दूसरे के करीब सिमट कर खड़े थे, अपनी तलवार और मशाल दोनों उठाते हुए। असैसिन ने पूछा कि उन्हें लगता था वे आखिर भाग कर कहां जा रहे थे। डर के मारे लीक तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगा। अचानक इयन की आंख में नीली चमक दौड़ गई। ओ फायर, बर्न! अगले ही पल आग की लपटों ने उस आदमी को पूरी तरह घेर लिया और उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में सुनाई देने लगीं। कुछ ही पलों बाद उसका जला हुआ शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि धुआं और अंगारे हवा में फैलने लगे। नकाबपोश सैनिक ये सीन देखकर हैरान रह गए और उनकी तलवारें अब भी हवा में उठी हुई थीं। इयन के चेहरे पर पसीना उभर आया, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि इतना डर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। लेकिन जैसे ही चांदी बालों वाले तलवारबाज को पता चला कि पास में कोई मेज मौजूद था, उसने तुरंत सबको हमला करने का आदेश दे दिया। मगर हमलावरों के आगे बढ़ते ही वो तलवारबाज अचानक रुक गया। कन्फ्यूजन में सामने देखते हुए उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उसके ऊपर एक मैसिव जीव अपने जबड़े फैलाए खड़ा था। अंधेरे में एक चीख सुनाई दी। असैसिन भी वहीं जम गया, क्योंकि वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मर्सनरीज के बीच भी तेजी से दहशत फैल गई और वे डर से सामने देखने लगे। यहां तक कि इयन को भी समझ आने लगा कि उनके सामने आखिर क्या अपीयर हुआ था। आखिरकार उस मैसिव दानव का पूरा रूप सामने आया और पता चला कि वो एक ड्रेक था। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। ड्रेक के जबड़ों से खून टपक रहा था और वह नकाबपोश हमलावरों को घूरते हुए धीमी गुर्राहट निकाल रहा था। सिर्फ यह सीन ही असैसिन्स को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए काफी था। इयन के पीछे खड़े मर्सनरीज कांप रहे थे, क्योंकि वे उस मैसिव जीव को देख रहे थे और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने सचमुच एक ड्रैगन जैसा प्राणी खड़ा था। इयन को तुरंत एहसास हो गया कि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। मैसिव ड्रेक की तरफ देखते हुए उसने समझ लिया कि अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो उभर आई। नोटिफिकेशन में लिखा था कि उसने एक प्राइमवल मिस्ट्री को देखा था। इयन पूरी तरह कंफ्यूजन में उस मैसेज को घूरने लगा।
लेकिन वो उसे समझ भी नहीं पाया था कि एक और नोटिफिकेशन सामने आ गई जिसमें बताया गया कि उसने समनिंग आर्ट स्किल हासिल कर ली थी। जो कुछ अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए इयन ने धीरे धीरे अपनी नजर फिर से ड्रेक की तरफ घुमाई। उसे देखते हुए उसे वे सारे रहस्यमयी एक्सपीरियंस याद आने लगे जिनका सामना वो पहले कर चुका था। ये सोचकर कि शायद यह नई स्किल उन्हीं रहस्यों से जुड़ी हुई थी, इयन ने कांपती हुई मुट्ठी भींच ली और एक साहसी अंदाजा आजमाने का फैसला किया। सीधे ड्रेक की तरफ देखते हुए उसने उसे पुकारा। ड्रेक ने तुरंत अपनी नजर उसकी तरफ घुमा दी। उसके पीछे खड़े मर्सनरीज डर से जम गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक किसी राक्षस से बात करने की कोशिश क्यों कर रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद ड्रेक आगे झुका और अपने खून से सने जबड़ों से गहरी गुर्राहट निकाली। हिम्मत जुटाते हुए इयन ने खुद को याद दिलाया कि रहस्यों ने उसे पहले कभी गलत रास्ते पर नहीं भेजा था। नीली एनर्जी उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी और वो एक कदम आगे बढ़ा। सीने पर हाथ रखते हुए इयन ने जोर से अपना परिचय दिया। फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान कर दिया कि वो ड्रेक का दोस्त था। ये सुनकर बाकी सभी लोग पूरी तरह कंफ्यूजन में उसे देखने लगे। एक बड़ा एक्स बना हुआ साइन ऊपर उठाकर उसने अपने नए दोस्त को जल्दी जल्दी बताया कि यहाँ किसी तरह की बुलिंग नहीं होगी और न ही कोई लड़ाई होगी। ड्रेक ने अपनी आंख सिकोड़ ली और जवाब में फिर एक धीमी गुर्राहट निकाली। दूर से देख रहे मर्सनरीज चुपचाप सोचने लगे कि वह जीव आखिर क्या कह रहा था, जबकि वे बीच में पड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उधर इयन पूरी तरह ड्रेक पर ध्यान लगाए उसकी रिएक्शन सुनता रहा। उसकी कल्पना बेकाबू होकर दौड़ने लगी और वह पूरी कोशिश करने लगा कि इस बातचीत का मतलब समझ सके, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा था कि ड्रेक वास्तव में क्या कह रहा था। एक भी शब्द न समझ पाने पर इयन ने अपनी स्किल विंडो खोल ली। वहां उसे एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें स्किल लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स खर्च करने का सुझाव दिया गया था। इसे कामयाब बनाने की ठानकर इयन ने बिना देर किए अपने सारे पॉइंट्स समनिंग आर्ट्स में झोंक दिए। तुरंत एक नोटिफिकेशन सामने आई जिसमें बताया गया कि समनिंग आर्ट्स लेवल अप हो चुकी थी। सामने देखते हुए इयन की आंखें फैल गईं क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वो आखिरकार उसे सुन पा रहा था। उसने ध्यान से ड्रेक की तरफ देखकर आवाज लगाई, मिस्टर ड्रेक। ड्रेक ने तुरंत जोरदार दहाड़ के साथ जवाब दिया और कहा कि अगर उसे कुछ कहना था तो सीधे कहे। यह जवाब सुनकर इयन मन ही मन मान गया कि यह अपग्रेड उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार निकला था। अपने मन को शांत करने के बाद उसने सीधे ड्रेक की तरफ देखा और बताया कि उसका उससे लड़ने का कोई इरादा कभी था ही नहीं। ड्रेक ने एक साधारण इंसान के उससे लड़ने की बात सुनकर घमंड से रिएक्शन दिया। इयन ने तुरंत उसकी बात मान ली और एक्सेप्ट किया कि वे लोग तो पल भर में हार जाएंगे और उसकी नजर में आने लायक भी नहीं थे। इसके जवाब में ड्रेक ने सीधे पूछा कि क्या वो उसे अपनी जान बचाने के लिए मना रहा था। पीछे खड़े लोग ये सब देखकर कंफ्यूजन में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या इयन किसी तरह टेलीपैथी से बात कर रहा था। यहां तक कि कैथी भी हैरान होकर यह बातचीत देख रही थी। अपने मैसिव जबड़े खोलते हुए ड्रेक ने कहा कि उन्हें मारना उसकी मेहनत के लायक भी नहीं था। यह सुनकर इयन को लगा कि बातचीत आखिरकार सही दिशा में जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया जब ड्रेक ने एक और बात जोड़ दी। उसका मूड इस समय बेहद खराब था। ड्रेक ने पूरे जंगल में अपनी झुंझलाहट भरी दहाड़ सुनाई दी। इयन के पीछे खड़े डरे हुए यात्री तुरंत मास्टर मेज को पुकारने लगे। ऊपर देखते हुए इयन ने मन ही मन गाली दी और सोचने लगा कि अब वो क्या करने वाला था। ड्रेक की घूरती हुई नजरों के सामने उसे समझ आ गया कि अगर वो सबको बचाना चाहता था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सीधे ड्रेक की आंखों में देखते हुए इयन ने पूछा कि उसका मूड इतना खराब क्यों था। ड्रेक ने ठंडी नजर से उसे देखा और पूछा कि वो ऐसी बात किसी इंसान को क्यों बताएगा। इयन ने शांत आवाज में जवाब दिया कि शायद वह उसकी मदद कर सकता था। समूह के सामने झुकते हुए ड्रेक ने घमंड से पूछा कि एक इंसान आखिर उसके लिए कर ही क्या सकता था। बिना किसी झिझक के इयन ने एक अनजान भाषा में बोलना शुरू कर दिया। स्पेल एक्टिवेट होते ही मैजिकल एनर्जी की एक लहर पूरे जंगल में फैल गई। ये सीन देखकर सभी लोग हैरान रह गए, यहां तक कि ड्रेक भी रुक गया और मैजिक को देखते हुए धीमी आवाज निकालने लगा। आंखें बंद किए इयन घूमती हुई रोशनियों के बीच खड़ा था, जबकि चमकते कण उसके चारों ओर तैर रहे थे। यह सब देखकर ड्रेक ने माना कि यह दिलचस्प था। इयन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खुद को दुनिया के रहस्यों की तलाश करने वाला एक साधारण मेज बताते हुए उसने कहा कि वह अपनी तरफ से ड्रेक की मदद करना चाहता था। पहली बार ड्रेक के चेहरे पर असली इंटरेस्ट दिखाई दिया। नीली रोशनियों से घिरे इयन ने मुस्कुराकर ऐलान किया कि अब बातचीत शुरू होती थी। चमकते हुए रात के आसमान के नीचे ड्रेक इयन के सामने खड़ा था। तभी इयन ने महसूस किया कि उसकी खून की प्यास पूरी तरह गायब हो चुकी थी। राहत की सांस लेते हुए इयन समझ गया कि फिलहाल का संकट टल चुका था, लेकिन अब असली मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। अब उसे खुद को साबित करना था। जंगल के बीच खड़े इयन ने आंखें बंद की और सोचा कि जिंदा बचना शायद इतना मुश्किल नहीं था। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि ड्रेक उससे मनमानी मांगे मनवाता रहे। तभी अचानक इयन ठिठक गया क्योंकि उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सुनो इयन। यादों में एरिडिस ने एक उंगली उठाकर उसे याद दिलाया कि रहस्यों से बात किए बिना मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर उसने बताया कि उन रहस्यों के साथ बनाया गया रिश्ता काफी इंपॉर्टेंट होता था। उसने आगे बताया कि हर मिस्ट्री का अपना अलग मिजाज होता था। कुछ दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे, जबकि कुछ अधीनस्थों की तरह।
इसी वजह से एक मेज को समझना पड़ता था कि हर मिस्ट्री कैसा महसूस करता था। यादों से बाहर आते ही इयन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। एरेडिस की यह सीख याद करते हुए कि मेज की सबसे जरूरी स्किल जीने की कला होती थी, वह सोचने लगा कि क्या किसी तरह वो इस ड्रेक को अपने पक्ष में कर सकता था। तभी उसके बगल में एक चमकता हुआ पैनल दिखाई दिया और उसने अपनी ऑल पर्पस स्किल विंडो खोल ली। कुछ ही पलों बाद उसके सामने हाउ टू मास्टर समनिंग मैजिक नाम की सिस्टम विंडो उभर आई। इयन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये समझते ही कि उसे यही चाहिए था, उसने जल्दी से उसकी जानकारी पढ़नी शुरू कर दी। देखते हैं, सबसे पहली सलाह उसके सामने आई। बहुत बढ़िया शराब देना शायद काम कर सकता था। गाइड में यह भी लिखा था कि जितना बड़ा प्राणी होगा उतनी ही पावरफुल शराब की जरूरत पड़ेगी। इयन कुछ पल तक उस सलाह को चुपचाप घूरता रहा और फिर पूछा, और उसके बाद? तुरंत एक और विंडो सामने आई जिसमें कहीं ज्यादा सीधी सलाह दी गई थी, उनकी जमकर तारीफ करो। मैसेज पढ़कर इयन खाली नजरों से देखने लगा। ये क्या है? निराश होकर वो जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि यह तरीका उसके जैसे इंट्रोवर्ट इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। उधर उलझा हुआ ड्रेक सोच रहा था कि इंट्रोवर्ट आखिर होता क्या था। फिर इयन ने दोबारा उसकी तरफ देखा और फैसला किया कि अगर उसे आगे बढ़ना था तो सबसे पहले ड्रेक का दिल जीतना पड़ेगा। ड्रेक ने अटपटा सा दांत दिखाते हुए पूछा कि वह आखिर कर क्या रहा था। उसके सामने खड़े होकर इयन ने बताया कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट तैयार किया था और आराम से पूछा कि क्या वह उसे पेश कर सकता था। ड्रेक ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि वह गिफ्ट लेकर आए। चेहरे पर पसीने की बूंद उभरते ही इयन ने धीरे से मुड़कर लीक को आवाज दी। जल्दी करने को कहते हुए उसने आदेश दिया कि गाड़ी में मौजूद सबसे पावरफुल शराब तुरंत यहां लाई जाए। कुछ ही देर बाद शराब की बोतलों और मगों से भरा एक लकड़ी का बक्सा ड्रेक के सामने गिफ्ट के रूप में रख दिया गया। उसे देखते हुए ड्रेक ने कमेंट किया कि यह बेहद कंजूस गिफ्ट था। इतनी छोटी मात्रा को सही ठहराने के लिए इयन ने तुरंत कहा कि इंसानों की दुनिया में जितनी कम मात्रा होती थी, शराब उतनी ही महंगी होती थी। अपनी झुंझलाहट दबाते हुए वो मुस्कुराता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि गिफ्ट मिलने के बाद भी कोई कमियां कैसे निकाल सकता था। एक बोतल उठाकर इयन ने ध्यान से शराब को लकड़ी के मग में उंडेल दिया। फिर उसने वो मग ड्रेक की तरफ बढ़ाया और आराम से उसे पीने का ऑफर दिया। मग से उठती तेज गंध महसूस करते ही ड्रेक तुरंत पीछे हट गया और पूछने लगा कि यह कैसी बदबू थी। डरावनी लाल आभा से घिरा हुआ वह इयन को घूरने लगा और शक भरी नजरों से पूछने लगा कि क्या मेज कोई चाल चल रहा था। बक्से के पास खड़े इयन ने घबराई हुई मुस्कान के साथ तुरंत इनकार कर दिया और सबूत के तौर पर पहले खुद पीने की पेशकश की। बिना किसी झिझक के उसने मग उठाया और पूरी शराब एक ही घूंट में पी गया। पीछे खड़े लोग ये देखकर हैरानी में पड़ गए। मुंह पोंछते हुए इयन ने खाली मग दिखाया और पूछा कि क्या अब यह काफी सबूत था। अनफॉर्चुनेटली वह पावरफुल शराब उस पर साफ असर कर चुकी थी। अपनी नाक दबाकर हालात को देखते हुए ड्रेक ने माना कि उसकी गंध काफी तीखी थी, लेकिन फिर भी वो इस बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद उसने अपना सिर मग की तरफ झुका दिया और बड़े इंटरेस्ट से पेय को देखने लगा। अपने पंजों के बीच उस छोटे से मग को पकड़कर ड्रेक उसे ध्यान से घूरने लगा। फिर उसने ध्यान से अपनी जीभ आगे बढ़ाई और आखिरकार उसका स्वाद चखा। पास खड़े सभी लोग हाथ जोड़कर बेचैनी से यह सीन देखने लगे। शराब का एक घूंट निगलने के बाद ड्रेक ने अपने होंठ चाटे और कुछ देर तक चुप रहा। जब इयन ने उससे पूछा तो ड्रेक ने माना कि स्वाद कोई खास शानदार नहीं था, फिर भी किसी वजह से यह अजीब तरह से लत लगाने वाला था। यह रिव्यू सुनते ही इयन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया और जल्दी से बक्से में रखी उससे भी बेहतर बोतल पेश कर दी। ड्रेक का इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गया। चांदनी भरे आसमान के नीचे यह ड्रिंकिंग सेशन देर रात तक चलता रहा। एक और घूंट लेने के बाद ड्रेक खुशी खुशी शराब पीता रहा, जबकि उसके मुंह के किनारों से शराब टपक रही थी। उसने खुलकर ऐलान कर दिया कि उसे अल्कोहल नाम की यह चीज पसंद आ गई थी। उधर इयन चुपचाप अपने चेहरे का पसीना पोंछता रहा। जब कई खाली बैरल जमीन पर बिखर चुके थे, तब इयन हैरान रह गया, क्योंकि 7 से ज्यादा बैरल पीने के बाद भी ड्रेक पूरी तरह होश में था। खाली शराब के कंटेनरों के ढेर के बीच लाल चेहरे वाला ड्रेक उसके पास आराम से बैठा था और इयन सिर्फ यही सोच पाया कि वह अनबिलीवेबल रूप से भारी शराबी था। अपने मग से एक और घूंट लेते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी मूल योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। अब गाड़ी में एक बूंद शराब भी नहीं बची थी। तभी अचानक ड्रेक ने पूछा कि क्या उसे वो सवाल याद था जो उसने पहले उसके खराब मूड के बारे में पूछा था। इयन ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। चांदनी के नीचे ड्रेक ने अपना सिर झुका लिया और आखिरकार वजह बतानी शुरू की। उसकी आंख के नीचे चमकता हुआ आंसू देखकर इयन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि उसे इस जज्बाती मोड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ड्रेक ने बताया कि उसका घोंसला बहुत खराब जगह पर बना हुआ था और दूसरे ड्रेक्स के घोंसलों की तुलना में काफी छोटा और तंग था। पुरानी यादों को याद करते हुए उसने बताया कि कभी किसी ने उससे कहा था कि वह घोंसला फिर भी आरामदायक लगता था। भावुक होकर रोते हुए ड्रेक को देखकर इयन बस अनकंफर्टेबल होकर सोचने लगा कि क्या उसकी कभी गर्लफ्रेंड रही थी। ड्रेक के चेहरे से लगातार आंसू बहते रहे और उसने माना कि ये सब उसकी जानकारी के बिना हुआ था। जब ड्रेक ने बताया कि आखिरकार सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे, तो इयन का चेहरा गंभीर हो गया।
कांपते हुए सिर को झुकाकर ड्रेक ने एक्सेप्ट किया कि अपने जैसे किसी की वजह से उसे हमेशा उसके लिए बुरा लगता था। फिर अचानक उसने सिर पीछे फेंका और जोर जोर से रोने लगा। चीखते हुए ड्रेक रो पड़ा और बोला कि अलग होने की बात उसी ने कही थी। उसकी यह भावुक चीख सुनकर पास सो रहे कई आदमी जाग गए। कंफ्यूजन में वे चारों तरफ देखने लगे, जबकि ड्रेक के दुख भरे रोने की आवाज पूरे जंगल में सुनाई देती रही। उधर थका हुआ समूह वहीं पड़ा रहा और नशे में डूबे इस हार्ट ब्रेक को सुनता रहा। ये सब देखते हुए इयन को एहसास हुआ कि अपने पुराने साथी के लिए ड्रेक की भावनाएं इंसानों से ज्यादा अलग नहीं थीं। कुछ ही देर में उससे थोड़ी हमदर्दी भी होने लगी। एक हाथ पर ठोड़ी टिकाए हुए इयन अचानक रुक गया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ख्याल आया था। जैसे ही उसने ड्रेक को आवाज दी, उसका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। खड़ा होते हुए इयन ने कॉन्फिडेंस से ऐलान किया कि वो मैजिक की मदद से उसका घोंसला ठीक कर सकता था। आंखों में आंसू लिए ड्रेक ने हैरानी से उसे देखा और पूछा कि क्या वो सचमुच ऐसा कर सकता था। इयन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने शांत आवाज में कहा कि वो ऐसा करेगा, लेकिन बदले में उसे भी कुछ चाहिए था। कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ इयन ने पूछा कि क्या पेमेंट के रूप में ड्रेक उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। आखिरकार उनकी बातचीत खत्म हुई और कुछ ही समय बाद सुबह हो गई। तेज दिन की रोशनी के नीचे इयन चुपचाप सामने देखता रहा और कुछ सोचता रहा। पास ही लीक सो रहा था और सपने में किसी बहुत प्रिय इंसान से बात करने जैसा बड़बड़ा रहा था। ये और नहीं देख पाने पर इयन ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी में उंगली मार दी। लीक तुरंत मुस्कुराने लगा और उस स्पर्श में खो गया, लेकिन इयन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसके करीब झुककर उसने शांत आवाज में वार्निंग दी कि अगर वह तुरंत नहीं जागा तो वह खुद उसकी उंगलियां तोड़ देगा। यह धमकी तुरंत असर कर गई। इयन से निकलती डरावनी आभा को महसूस करते ही लीक जम गया। अगले ही पल कैंप में उसकी जोरदार चीख सुनाई दी, क्योंकि वह घबराकर उछलकर खड़ा हो गया था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले इयन ने अचानक गाड़ी पलट दी। सभी लोग हैरानी में जमीन पर गिर पड़े। सिर सहलाते हुए कैथी दर्द से कराह उठी। इस अफरा तफरी के बीच इयन खुद को बेहोश लोगों से भरी गाड़ी खींचते हुए पाया और उसे अफसोस होने लगा कि ड्रेक की चीख से बेहोश होने के बाद उसने इन्हें वहीं बिखरा हुआ क्यों नहीं छोड़ दिया। समूह की तरफ मुड़कर इयन ने लीक की बात सुनी, जो घबराकर पूछ रहा था कि क्या ड्रेक अपने घोंसले में लौट गया था। जवाब तुरंत मिला, नहीं, ड्रैगन अब भी ऊपर इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही बचे हुए लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनमें से एक ने घबराकर पूछा कि क्या ड्रेक उनके खाने का इंतजार कर रहा था। इयन ने शांत आवाज में कहा कि ऐसी बात नहीं थी। सामने देखते हुए उसने बताया कि ड्रेक उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने उन सब की जान बख्शने के बदले उससे एक सौदा किया था। कैथी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वही बात दोहराई, सौदा? उधर बाकी लोग चमकती आंखों से इयन को देखने लगे और बार बार उसे मास्टर विजर्ड कहकर पुकारने लगे। उनका रिएक्शन देखकर इयन खुद सोचने लगा कि शायद बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। उसे वो पल याद आया जब वो ड्रेक के पास खड़ा होकर उसका घोंसला ठीक करने के बदले सबको छोड़ने की बात कर रहा था। तभी अचानक लीक ने उंगली उठाई और जोर से एक टाइटल डिक्लेयर कर दी, द ग्रेट विजर्ड इयन मेरेडिथ रेवन। ये सुनकर इयन चौंक गया और तुरंत उनकी तरफ मुड़ गया। अरे, ये क्या है? समूह एक्साइटेड होकर उसकी तारीफ करने लगा और कहने लगा कि उसने दहाड़ते हुए ड्रेक को हरा दिया था। उधर असली ड्रेक पास खड़ा ये सब सुन रहा था और उसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन लोगों की कहानियां यही नहीं रुकी। कुछ लोग दावा करने लगे कि इयन ने ड्रैगन को डांट तक लगा दी थी। कई लोग तो यह कल्पना भी करने लगे कि उसने ड्रेक के सिर पर खड़े होकर उसे झुकने पर मजबूर कर दिया था। आंखों में आंसू लिए वे खुशी मनाते रहे और बार बार कहते रहे कि इयन ने ड्रेक को अपने आगे झुका दिया था। लीक ने उसकी तरफ देखकर जोर से कसम खाई कि वह तन मन से उसका आदमी बन जाएगा और अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेगा। उधर इयन सिर्फ यही सोचता रह गया कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। समूह की तरफ उंगली दिखाते हुए उसने बस इतना कहा कि उसके लौटने तक सब लोग रवाना होने के लिए तैयार रहें और उसके बिना कहीं न जाएं। समूह ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वादा किया कि अब वे एक शरीर और एक मन की तरह साथ रहेंगे। इसके जवाब में इयन सिर्फ अनश्योर होकर सिर हिला पाया। पीछे खड़ी कैथी ये देख रही थी कि समूह तुरंत बचे हुए मर्सनरीज की गिनती और आगे की योजनाएं बनाने लगा था। वह चुप रही और उसकी चमकती आंखें सामने टिकी रहीं। कुछ देर बाद वह अकेली धूप से भरे जंगल के बीच चल रही थी। उधर एक चट्टानी गुफा की गहराई में ड्रेक ने बताया कि यही उसका घोंसला था। मैसिव ड्रेक के बगल में खड़ा इयन हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। ड्रेक ने तुरंत उसे वार्निंग दी कि अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। चौंक कर इयन ने जल्दी से सफाई दी कि वह तो बस आसपास देख रहा था। उसके बगल में लगभग खाली एचपी बार तैर रही थी और वह थकी हुई सांस छोड़ बैठा। मरोनियस की लैंग्वेज इस्तेमाल करना उसकी स्टैमिना को उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा था। गुफा के अंदर गहराई तक देखते हुए इयन ने फैसला किया कि उसे यह काम जल्दी खत्म करना होगा ताकि वो आखिरकार आराम कर सके। उसके हिसाब से बाहर निकली हुई चट्टानों को हटाकर और दीवारों को सीधा करके घोंसले को कहीं ज्यादा मैसिव बनाया जा सकता था। आंखें बंद करके वह पूरी तरह फोकस करने लगा। फिर उसने एक ही आदेश दिया, ओ अर्थ। सुनहरी रोशनी पूरी गुफा में घूमने लगी और वह जानी पहचानी आवाज एक बार फिर सुनाई दी, फिर तुम इंसान।
तैरती हुई रोशनियों से घिरा, इयन शांत आवाज में बोला कि उसे एक मदद चाहिए थी। आवाज ने तुरंत जवाब दिया कि वह व्यस्त थी और उसका कोई मूड नहीं था। इयन के चेहरे पर थकान भरा भाव आ गया। उसे सचमुच लगने लगा था कि वो एक परेशान करने वाला इंसान बन चुका था। स्पेल खत्म होने के बाद ड्रेक ने पूछा कि क्या हुआ था। इयन ने एक्सेप्ट किया कि अर्थ ने उससे बात करने से मना कर दिया था और कहा कि जब उसका मूड बेहतर होगा तब वह दोबारा कोशिश करेगा। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे बह गई, जबकि उसे एहसास था कि ऐसा करना शायद अर्थ को और ज्यादा गुस्सा दिला देगा। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए ड्रेक ने बस इतना कहा कि अगर अर्थ ने उसे ठुकरा दिया था तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता था। इयन अचानक चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। नजरें झुकाकर ड्रेक ने माना कि शायद वह सच में उसकी किस्मत वाली साथी नहीं थी। फिर भी उसने इयन को उसकी खातिर इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद दिया। मैसिव क्रीचर की तरफ देखते हुए इयन ने धीरे से उसे पुकारा। कुछ पल की खामोशी के बाद ड्रेक ने उस युवा विजर्ड का नाम पूछा। इयन ने अपना परिचय इयन मेरेडिथ रेवन के रूप में दी। इसके बाद ड्रेक ने भी अपना नाम बताया, ड्रेक लॉन्गटेल। इतना ही नहीं, उसने इयन को अपना दोस्त बनने का ऑफर भी दिया। उस नाम को मन ही मन दोहराते हुए इयन ने हाथ बढ़ाया और ड्रेक के पंजे को पकड़ लिया। गुफा में फैली गर्म रोशनी के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके जुड़े हुए हाथ उनकी दोस्ती की निशानी थे। उसी समय इयन की सिस्टम विंडो में एक नई स्किल दिखाई दी। इस स्किल ने उसे जरूरत पड़ने पर अपने दोस्त ड्रेक लॉन्गटेल को समन करने की काबिलियत दे दी थी। इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलने के बाद भी इयन खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अब तक अपने नए दोस्त के लिए कुछ कर नहीं पाया था। तभी अचानक ड्रेक ने उसका नाम पुकारा। उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए इयन ने सुना कि ड्रेक लॉन्गटेल उनकी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए उसे एक गिफ्ट देना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने कहा कि इयन जितना चाहे उतना ले सकता था। अगले ही पल उसके सामने सोने, रत्नों, हथियारों और खजानों का पहाड़ दिखाई देने लगा। चमकते हुए उस खजाने को देखकर इयन को याद आया कि ड्रैगन्स खजाने जमा करने के लिए मशहूर होते थे। जाहिर सी बात थी, उसे लगा कि उनके ड्रैकोनिक रिश्तेदार भी अलग नहीं होंगे। हाथ में चमकता हुआ रत्न पकड़े उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि अफसोस अर्थ यहां मौजूद नहीं थी। आखिर अगर वो ऐसे खजाने देखती तो शायद उसकी बात तुरंत मान जाती। तभी अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे अचानक एक नया ख्याल आया। रत्न को कसकर पकड़ते हुए इयन ने जल्दी से लॉन्गटेल से पूछा कि क्या वो जमीन पर थोड़ी सी लिखाई कर सकता था। सिर तिरछा करके ड्रेक ने इस अजीब रिक्वेस्ट को दोहराया। कुछ देर बाद पूरी गुफा के फर्श पर एक मैसिव मैजिक सर्कल बन चुका था। रत्न उसके बिल्कुल बीच में रखा था, जबकि इयन उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। एरेडिस की एक सीख याद करते हुए इयन को याद आया कि अगर कोई मिस्ट्री गुस्सा हो तो उसे मैजिक सर्कल के जरिए गिफ्ट भेजी जा सकती थी। पास से देख रहे ड्रेक लॉन्गटेल ने पूछा कि वह आखिर क्या करने वाला था। इयन ने बस इतना कहा कि वह देखता रहे। सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी और उसने एक बार फिर पुकारा, ओह अर्थ। जानी पहचानी आवाज तुरंत सुनाई दी और उसने पूछा कि इस बार वह युवा इंसान क्या चाहता था। बिना समय गंवाए इयन ने गुफा की तरफ इशारा किया और रिक्वेस्ट किया कि अर्थ चट्टानों को हटा दे और दीवारों को फ्लैट कर दे। कुछ पल तक सोचने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर मैजिक सर्कल के बीच रखा रत्न चमकदार नीली रोशनी से फट पड़ा। बहुत सारे चमकते हुए रून्स चारों तरफ घूमने लगे और मैजिकल एनर्जी पूरी गुफा में भर गई। गुफा की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। हर दिशा से पत्थर और मलबा हिलने लगा। फिर अचानक एक अंधा कर देने वाली चमक ने पूरी गुफा को निगल लिया। ड्रेक लॉन्गटेल उस डैजलिंग रोशनी को देखकर हैरान रह गया। जब रोशनी आखिरकार गायब हुई तो उसकी सुनहरी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। पूरी गुफा बदल चुकी थी। अब उसके सामने एक मैसिव और खूबसूरती से बना हुआ घोंसला मौजूद था। ड्रेक बस उसे घूरता रह गया और बार बार कहता रहा कि यह उसका घोंसला था। उसके पास खड़ा इयन मुस्कुराया और बोला कि यह एक दोस्त की तरफ से गिफ्ट थी। ड्रेक का चेहरा तुरंत चमक उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विशाल पत्थरों से बना घोंसला पूरी गुफा पर छाया हुआ था और ड्रेक उसे देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसकी चौड़ाई और खूबसूरती की तारीफ करने लगा। सिर पीछे उठाकर उसने घोंसले में फैली अच्छी खुशबू का आनंद लिया। जब ड्रेक ने पूछा कि क्या यह खुशबू भी मैजिक से बनाई गई थी, तो इयन ने तुरंत मना कर दिया। बिना किसी वार्निंग के ड्रेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक्साइटेड होकर उसे धन्यवाद देने लगा। अगले ही पल उसने इयन को खींचकर कसकर गले लगा लिया। खुशी से भरे हुए ड्रेक ने कल्पना करनी शुरू कर दी कि एक दिन वो अपने प्रिय साथी को इस शानदार घोंसले में लाएगा और यहीं बच्चों को पालेगा। उधर इयन उसके पंजों में लटका हुआ मन ही मन यही सोच रहा था कि काश उसने यह सब न सुना होता। इयन के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और उसने अनकंफर्टेबल होकर कहा कि उसे खुशी थी कि ड्रेक को गिफ्ट पसंद आई थी। अपने पैर गुफा के फर्श पर टिकाए हुए उसने कमजोर आवाज में पुकारा, अरे। ड्रेक के पास खड़ा इयन सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा कि आखिर यहां चल क्या रहा था। उलझा हुआ ड्रेक उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन तभी इयन अचानक जम गया। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। ड्रेक तुरंत घबरा गया और पूछने लगा कि खून क्यों निकल रहा था। सबसे जरूरी बात, क्या उसका दोस्त ठीक था? इयन की नाक से लगातार खून बहने लगा और उसका शरीर जवाब देने लगा। कुछ ही पलों बाद वह गुफा के फर्श पर गिर पड़ा।
ड्रेक घबराकर उसका नाम पुकारने लगा। उसे अपने पंजों में उठाते हुए ड्रेक ने जल्दी जल्दी कहा कि वो हिम्मत बनाए रखे। बेहोश विजर्ड को संभाले हुए ड्रेक सिर्फ यही सोच पा रहा था कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए था। तभी उसे अचानक किसी की आवाज सुनाई दी जो विजर्ड को पुकार रहा था। अगले ही पल कैथी दौड़ती हुई गुफा के अंदर आ गई। ये देखकर ड्रेक की आंखें हैरानी से फैल गईं। उधर कैथी भी सामने का सीन देखते ही वहीं रुक गई। वो जल्दी जल्दी गुफा में घुसी थी, लेकिन अंदर आते ही उसने देखा कि ड्रेक अपने पंजों में इयन को पकड़े हुए था। कमजोर हालत में इयन ड्रेक की हथेली पर बैठा हुआ था, जबकि वो उसे बेहद ध्यान से संभाल रहा था। अपने दांत दिखाते हुए ड्रेक ने कैथी की तरफ डरावनी गुर्राहट की। घबराकर कांपती हुई कैथी ने तुरंत हाथ उठाया और उसे रुकने के लिए कहा। खुद और इयन की तरफ बारी बारी इशारा करते हुए उसने जल्दी जल्दी बताया कि वो इयन की दोस्त थी। फिर उसने घबराकर ड्रेक से रिक्वेस्ट की कि वो उसे न खाए। न जाने क्यों उसने दोनों हाथों को ओ की शेप में बना लिया और अटपटे ढंग से पूछा कि क्या सब ठीक था। सिर तिरछा करके ड्रेक कंफ्यूजन में उसके शब्द दोहराने लगा, इयन, फ्रेंड। उसी समय इयन के मुंह से हल्की कराह निकली। दोनों की नजर तुरंत उसकी तरफ चली गई। दीवार के सहारे बैठा इयन आंखें बंद किए हुए था और उसकी सांसें काफी कमजोर लग रही थीं। कुछ समय बाद रात के आसमान में चांदनी फैली हुई थी और पेड़ों की चोटियों के ऊपर चमकती रोशनियां तैर रही थीं। एक शांत कमरे के भीतर दीवार के पास रखी मोमबत्ती जल रही थी। इयन आंखें बंद किए लेटा हुआ था और उसके मुंह से कमजोर कराह निकली। आधा बेहोश हालत में उसने सोचा कि अभी कितना समय हुआ था और आदत से अपना फोन ढूंढने के लिए हाथ बढ़ा दिया। कमजोरी से हाथ बढ़ाते हुए इयन का हाथ कैथीज हाथ पर जा टिका। चेहरा कैथीज गोद पर टिकाए हुए वो सोचने लगा कि उसका फोन इतना मुलायम क्यों लग रहा था, जैसे वह किसी गमी में बदल गया हो। उसकी उंगलियां अब भी कैथीज हाथ को दबा रही थीं और वो बड़बड़ाया कि ये तो बिल्ली के पंजे जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने किसी को पूछते सुना कि क्या वो जाग गया था, इयन की आंखें झटके से खुल गईं। खुद को कैथीज गोद में फैला हुआ देखकर वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुरंत उठकर बैठते हुए उसने कैथी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही थी। कैथी की गोद में जागने के बाद भी इयन को लग रहा था कि शायद वो अभी तक सपना ही देख रहा था। कैथी ने उसे थोड़ी देर और लेटे रहने को कहा, क्योंकि वह अब भी ठीक से होश में नहीं लग रहा था, और फिर पूछा कि क्या वह ठीक था। कराहते हुए इयन धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। दर्द से सिर मलते हुए उसे आखिर याद आ गया कि समनिंग आर्ट्स को लेवल अप करने और ड्रेक लॉन्गटेल से बात करने के बाद वह बेहोश हो गया था। ड्रेक लॉन्गटेल के साथ शराब पीते हुए उसका एक छोटा सा सीन उसके दिमाग में चमका और उसे वो थकाने वाली रात याद आ गई। कैथी की तरफ देखते हुए इयन चुपचाप सोचने लगा कि क्या उसने वो सब कुछ देखा था जो हुआ था। ये सोचते ही वो एम्बैरेसमेंट में अपना चेहरा क्लोक के अंदर छिपा बैठा। गुफा में चारों तरफ नजर घुमाते हुए इयन ने अचानक पूछा कि ड्रेक कहाँ था, और कैथी ने बताया कि वो बिना कुछ कहे चला गया था। एक पल के लिए इयन ने कल्पना की कि ड्रेक किसी दूसरी ड्रेक से मिलने गया होगा, लेकिन अगले ही पल उसने तय किया कि यह बात जुबान पर नहीं लानी चाहिए। सिर के पीछे हाथ फेरते हुए उसने परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगी, लेकिन कैथी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक थी। गुफा के अंदर उसके सामने बैठा इयन पूछने लगा कि वो अंदर कैसे आ गई, जबकि ड्रेक आमतौर पर किसी को इतनी आसानी से एंट्री नहीं करने देता था। कैथी ने आराम से जवाब दिया कि उसने बस ड्रेक को बता दिया था कि वो इयन की दोस्त थी। जब इयन ने पूछा कि क्या उसने मरोनियस की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, तो कैथी को समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। अब भी आधी नींद में डूबा इयन सोचने लगा कि आखिर वो ड्रेक लॉन्गटेल की बात समझ कैसे पाई थी। थोड़ी देर झिझकने के बाद कैथी ने एक्सेप्ट किया कि खतरा जानते हुए भी वो उसके पीछे चली आई थी। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कैथी ने कहा कि उससे कुछ पूछना था, और इयन ने उसे आगे बोलने को कहा। थोड़ा आगे झुकते हुए कैथी ने पिछली रात हुए हमले का जिक्र किया। इयन चुप हो गया जब उसने बताया कि वो घटना उसकी वजह से हुई थी। सिर झुकाकर कैथी ने परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगी। गाल पर उंगली टिकाए इयन को महसूस हुआ कि माहौल अचानक भारी हो गया था। उसे जंगल में अकेले कांपती हुई कैथी की याद आ गई, और अब उसे समझ आने लगा कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी। जैसे ही कैथी ने सिर उठाया, इयन ने हल्का सा गला साफ किया। डिसबिलीफ से उसकी तरफ देखते हुए उसने पूछा कि क्या वो उन्हीं बंदिज के साथ काम कर रही थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। कैथी ने तुरंत इस इल्जाम को खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह बंदिज जैसी नहीं दिखती थी। पूरे कॉन्फिडेंस से एक उंगली उठाकर इयन मजाक में बोला कि उसका चेहरा तो किसी हैंडसम फैंटेसी पंडित जैसा ज्यादा लगता था। नजरें झुकाकर कैथी ने धीरे से बताया कि वो एक राज छिपा रही थी और कैथी उसका असली नाम नहीं था। अचानक शाही कपड़ों में सजी कैथी की एक मैसिव छवि सामने आई और उसने ड्रामेटिक अंदाज में खुद को राज्य की प्रिंसेस बता दिया। इयन बस डिसबिलीफ से उसे देखता रह गया। सीने पर हाथ रखकर उसने फॉर्मल रूप से अपना परिचय तालियन परिवार की लूसी के रूप में दिया और बताया कि वो एक नोबल थी। इयन चुपचाप सुनता रहा, जबकि लूसी ने बताया कि उसके मंगेतर ने बैंडिट्स को उसे किडनैप करने के लिए भेजा था। यह सुनते ही इयन का चिबी वर्जन तुरंत इस नतीजे पर पहुंच गया कि शायद यह सिर्फ प्रेमियों का कोई झगड़ा था, लेकिन लूसी ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ मुड़ते हुए उसने बताया कि उसका इरादा तो बहुत दूर भाग जाने का था, ताकि उसका मंगेतर उसे कभी ढूंढ न सके। अंधेरे माहौल के बीच एक परछाई जैसी हथेली उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी
और लूसी ने एक्सेप्ट किया कि पिछली रात की घटना के बाद वह अकेले भागते रहने से बहुत डर गई थी। इयन के दस्ताने वाले हाथ को दोनों हाथों से पकड़ते हुए लूसी ने उससे मदद की गुहार लगाई। उसके हाथों को कसकर थामते हुए वह बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई और उससे भागने में मदद करने की रिक्वेस्ट करने लगी। इयन हैरानी में जम गया। अब भी उसका हाथ पकड़े हुए लूसी देखती रही, जबकि इयन ने तुरंत पूछा कि वह भाग क्यों रही थी और क्या उसके मंगेतर ने कुछ गलत किया था। सिर झुकाकर लूसी ने बताया कि तालियन परिवार एक बरोनियल हाउस था जो फ्योनरेफ क्षेत्र पर शासन करता था। उसने आगे बताया कि पर्याप्त सर्विस करने वाले नाइट्स न होने की वजह से उनका परिवार हमेशा बाहरी दुश्मनों के खतरे में रहता था। लूसी के अनुसार किसी दिन टेरिटोरियल वॉर पूरे तालियन परिवार को डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेल सकती थी। इसके बाद उसने बताना शुरू किया कि आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे। लूसी ने बताया कि अंत में उसके परिवार ने उसकी एंगेजमेंट एक ऐसे नाइट से कर दी जो पहले एक मर्सनरी कैप्टन हुआ करता था। वो लाल बालों वाला आदमी उस समय का सबसे इंप्रेसिव मर्सनरी लीडर था और उसकी प्रेजेंस मात्र से दुश्मन तालियन परिवार से दूर रहते थे। लूसी ने बताया कि शुरुआत में वह बैरोनियल परिवार का दामाद बनकर खुश दिखाई देता था। उसकी नज़र में वह टालियन परिवार में अपनी पोजीशन से खुश लगता था। पुराने दिनों को याद करते हुए लूसी ने एक्सेप्ट किया कि एक समय ऐसा भी था जब वो इस एंगेजमेंट को अच्छा मानती थी, लेकिन उसकी कहानी का एटमॉस्फेयर जल्दी ही अंधेरा हो गया। तालियन परिवार में मिली अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उस ईएक्स मर्सनरी कैप्टन ने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और अपनी ताकत मजबूत करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वो खुलेआम लूसी को नीचा दिखाने लगा और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगा। लूसी ने बताया कि आखिरकार उसके माता पिता ने एंगेजमेंट तोड़ने की मांग कर दी थी। अपने क्लोक को कांपते हाथों से पकड़ते हुए वह कुछ पल झिझकी, क्योंकि अब वह असली वजह बताने वाली थी जिसकी वजह से सब कुछ बिखर गया था। आंखों में आंसू भरते हुए लूसी आखिरकार सच बता ही देती है कि उस आदमी ने उसके माता पिता को जहर दे दिया था। उसकी यह बात सुनकर इयन हैरानी से उसे घूरने लगा। दुख से कांपती हुई लूसी रोते रोते बताने लगी कि उसके मंगेतर ने उसके माता पिता को इसलिए जहर दिया था ताकि वे चुप हो जाएं और वह ताकत उसके हाथ से न निकल जाए जो एंगेजमेंट टूटने पर खत्म हो जाती। लूसी की बात सुनते हुए इयन के चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई, क्योंकि वह इस भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। कहानी में बार बार मुस्कुराते हुए उस मर्सनरी कैप्टन की छवि सामने आने लगी और इयन ने मन ही मन उसे घटिया इंसान करार दे दिया। उसके सामने बैठी लूसी ने बताया कि अगर वो उससे शादी नहीं करता तो टालियन परिवार की विरासत और उसके माता पिता की दौलत में उसका कोई हक नहीं रहता। चुपचाप सुनते हुए इयन को पता चला कि लूसी एक नौकर की मदद से भागी थी, क्योंकि वो उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करती थी। अपनी स्कर्ट को घबराहट में पकड़ते हुए लूसी ने वार्निंग दी कि उसका मंगेतर शादी पक्की करने के लिए उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीधे इयन की तरफ देखते हुए उसने उससे सुरक्षित भाग निकलने में मदद की गुहार लगाई। इयन कुछ देर तक चुप रहा और उस आदमी की ताकत की भूख और उसके लिए की गई हरकतों के बारे में सोचता रहा। उसके दिमाग में एक डरावना सीन उभरा जिसमें लूसी उसी मंगेतर के हाथ लग जाती थी जिसने पहले ही उसके माता पिता को जहर दे दिया था। बिना किसी भाव के लूसी को देखते हुए इयन ने एक्सेप्ट किया कि वह उन लोगों की सोच कभी नहीं समझ सकता जो ताकत के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। आंखों में अब भी आंसू लिए लूसी ने सिर झुका दिया और बेचैनी से उससे मदद की भीख मांगने लगी। साथ ही वादा किया कि तालियन परिवार उसे इनाम देगा। गाल पर उंगली टिकाए हुए इयन ने पूछा कि उसने उसी को क्यों चुना और अगर वह उसे धोखा देने का फैसला कर लेता तो क्या होता। रोते हुए लूसी ने बताया कि उसका मंगेतर इतना कंजूस था कि उसे पकड़वाने के बदले इयन को कोई ढंग का इनाम नहीं देता। नजरें झुकाकर उसने धीरे से कहा कि वह इयन को सब कुछ दे सकती थी। ये बात सुनकर इयन पूरी तरह चौंक गया और बस उसके शब्द दोहरा पाया। आंखों में पक्का इरादा लिए लूसी ने साफ कहा कि अगर इयन चाहता था तो वो उसे पूरी टालियन जायदाद दे सकती थी। यह प्रस्ताव इतना चौंकाने वाला था कि कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। तभी इयन के दिमाग में एक ख्याल आया और वो सोचने लगा कि कहीं उसकी मदद करना आगे चलकर उससे शादी तक तो नहीं पहुंचा देगा। अपनी कल्पना में उसने एक मैसिव सीढ़ी देखी जो सीधे नोबिलिटी की तरफ जाती थी और ये दिखा रही थी कि ऐसी शादी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया जहां उसने उस फ्यूचर की तुलना मेरेडिथ के रास्ते पर चलते हुए मैजिक सीखने से की। उधर लूसी सिर झुकाकर बैठी रही जबकि इयन शांति से फायदे नुकसान तौलता रहा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी मदद करने से उसे मेज एक्सपीरियंस भी मिलेगा और यात्रा के लिए पैसे भी। इसलिए उसने तय किया कि फिलहाल उसे बस उसका पीछा कर रहे लोगों से निपटना था, बाकी चीजें बाद में खुद संभल जाएंगी। लूसी तुरंत आगे झुक गई और बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। बाहें मोड़ते हुए इयन ने ईमानदारी से कहा कि उसे किसी माहिर सोर्ड्समैन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेजेस असल में फ्रंटलाइन फाइटर्स नहीं होते थे। आंखों में आंसू लिए लूसी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही इयन खड़ा हो गया। सिर के पीछे हाथ फेरते हुए उसने अनमने ढंग से कहा कि अगर वह पेमेंट देने को तैयार थी तो कम से कम वह उसे सुरक्षित भागने में मदद कर सकता था।
लूसी की आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए इयन ने साफ कर दिया कि उसके बाद उसे अपना रास्ता खुद तय करना होगा। जैसे ही उसके शब्द लूसी को समझ आए, उसने अचानक अपना चेहरा ढक लिया और फिर से आंसू बहने लगे। पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ा इयन उसे घूरने लगा और सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया था। वह कुछ कर पाता उससे पहले लूसी ने आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोते हुए वो बार बार उसका धन्यवाद करने लगी कि उसने उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी थी। फिर भावनाओं में बहकर लूसी अचानक आगे झुकी और अपना चेहरा इयन की छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। इयन शांत चेहरे के साथ उसे देखता रहा। लूसी अब भी उसकी छाती से लगी हुई थी और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसी रिएक्शन देनी चाहिए। कुछ समय बाद सूरज की रोशनी जंगल के बीच से छनकर नीचे आ रही थी, जबकि एक आराम करता हुआ ड्रेक धूप में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा सनग्लासेस पहने हुए था। किसी को अपनी तरफ आते देख उसने सनग्लासेस थोड़ा ऊपर उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर इयन और लूसी पर पड़ी, उसने तुरंत अपने दोस्त का स्वागत किया। ड्रेक खुशी से पूछने लगा कि इयन कैसा था। इयन ने जवाब दिया कि वो ठीक था, जिस पर ड्रेक ने मजाक में कहा कि लगता था उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए टैनिंग भी कर ली थी। चमकते हुए आसमान की तरफ देखते हुए इयन ने कहा कि अब उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए क्योंकि बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले उसने गिफ्ट के लिए ड्रेक को धन्यवाद दिया। ड्रेक ने आराम से कहा कि वो कोई खास बात नहीं थी, जबकि लूसी पूरी कंफ्यूजन में यह बातचीत देख रही थी। फिर अचानक ड्रेक नीचे झुका और खुद उन्हें पहाड़ से नीचे छोड़ने की पेशकश कर दी। ड्रेक का धन्यवाद करते हुए इयन बिना किसी झिझक के उसकी पीठ पर चढ़ गया। ये सब देखकर लूसी पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ गई। फिर ड्रेक ने इयन की लड़की को भी आवाज लगाई और कहा कि वो भी ऊपर चढ़ जाए। ये सुनकर लूसी और ज्यादा हैरान रह गई। इयन ने तुरंत गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन ड्रेक ने मासूमियत से पूछा कि क्या ऐसा नहीं था। पूरी तरह उलझी हुई लूसी दोनों की तरफ बारी बारी देखने लगी और सोचने लगी कि वे आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। उसे वहीं जमे देखकर इयन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ड्रेक की पीठ पर चढ़ने को कहा। थोड़ा झिझकने के बाद लूसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी मदद एक्सेप्ट कर ली। ड्रेक ने दोनों को कसकर पकड़ने को कहा और फिर उन्हें लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इयन और लूसी को अपनी पीठ पर बैठाए ड्रेक पूरी रफ्तार से जंगल के बीच दौड़ पड़ा। चमकते आसमान के नीचे सीन तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। तभी कहीं से एक घबराई हुई आवाज आई जो सबको जल्दी करने के लिए कह रही थी। उधर एक गाड़ी के पास जमा लोगों का समूह हालात पर चर्चा कर रहा था। वे कह रहे थे कि उनके साथ आए सारे मर्सनरीज पहले ही खत्म हो चुके थे। एक आदमी घबराकर बोला कि अगर बंदित्स अभी भी आसपास थे तो उनका भी अंत तय था। दूसरे ने सवाल किया कि क्या बंदित्स सच में अब भी जंगल में भटक रहे होंगे। कुछ ही देर में यह चर्चा बहस में बदल गई कि जिम्मेदार कौन था और क्या बंदित्स फिर से उनके पीछे आएंगे। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो सबने लॉर्ड लीक की तरफ देखा और उससे फैसला करने को कहा। एक बड़ी चट्टान पर चुपचाप बैठा लीक आखिर खांस कर बोला और सब उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं क्योंकि वो एक फैसले पर पहुंच चुका था। कॉन्फिडेंस से उंगली उठाकर उसने ऐलान किया कि वे यहीं रुकेंगे और मेज का इंतजार करेंगे। उसकी बात सुनते ही समूह दो हिस्सों में बंट गया, जहां एक आदमी हैरान रह गया जबकि दूसरा खुशी खुशी गिल्ड मास्टर के फैसले से सहमत हो गया। सबने खुद को समझा लिया कि जो मेज एक ड्रेक को हरा सकता था वो मर ही नहीं सकता था और शायद रास्ते में किसी परेशानी की वजह से देर हो गई थी। लेकिन उनका यह भरोसा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। सिर्फ 10 मिनट बाद पूरा समूह बैंडिट्स के हाथों पकड़ लिया गया। मार खाकर बुरी हालत में पहुंचे लोग तुरंत पछताने लगे कि मौका मिलने पर वे भागे क्यों नहीं थे। बंदित लीडर ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उनकी शिकायतें बंद करवा दी और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। डरे हुए कैदियों ने दया की भीख मांगी और वादा किया कि अगर उनकी जान बचा ली जाए तो वे अपना सब कुछ दे देंगे। लेकिन बंदित लीडर ने आराम से उस सुझाव को ठुकरा दिया और बदले में एक खास चीज मांगी। कांपते हुए गिल्ड मास्टर के करीब झुककर उसने बताया कि उसे गहरे नीले बालों वाली लड़की चाहिए थी और साथ ही वार्निंग दी कि कोई बेवकूफ बनने की कोशिश न करे। उसका हुलिया सुनते ही घायल और पिटे हुए लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा उभरा। लगभग एक साथ सबके मुंह से एक ही नाम निकला, कैथी। जैसे ही बंदित लीडर ने वो नाम सुना, उसने तुरंत पूछा कि वो कहाँ थी और अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। गिल्ड के सदस्य घबराकर चारों तरफ देखने लगे, लेकिन जहां कैथी आराम कर रही थी वह जगह पूरी तरह खाली थी। ये समझते ही कि वह बिना किसी को पता चले गायब हो गई थी, बांडिट लीडर का चेहरा काला पड़ गया। उधर डरे हुए कैदी एक दूसरे से चिपक गए और अपनी जान की भीख मांगते हुए लॉर्ड मेज को पुकारने लगे। तभी अचानक एक आदमी की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी और वह चिल्ला उठा कि मेज एक ड्रेक पर सवार होकर वापस आ गया था। ये सुनते ही कैदी राहत के आंसुओं में फूट पड़े क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अब वे बच जाएंगे। दूसरी तरफ बैंडिट लीडर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि मेज और ड्रेक का एक साथ दिखाई देना उसकी समझ से बाहर था। कुछ ही पलों बाद एक मैसिव ड्रेक जबरदस्त रफ्तार से जंगल चीरता हुआ सामने आ गया। जैसे जैसे वो करीब आया, सबने साफ देखा कि उसकी पीठ पर इयन बैठा था और उसके ठीक पीछे कैथी मौजूद थी।
बंदित लीडर ने तुरंत कैथी की तरफ इशारा किया, जबकि उसके आदमी डिसबिलीफ से देखते रह गए। उनका झटका और बढ़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई घोड़ा या मॉन्स्टर बीस्ट नहीं बल्कि असली ड्रेक था। ड्रेक की चमकती लाल आंखें देखते ही बंदित्स के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उनका नेता तुरंत ठंडे पसीने में भीग गया। एक पल भी गंवाए बिना उसने सबको भागने का आदेश दे दिया। बंदित्स तुरंत घबराकर भाग खड़े हुए और लड़ने का ख्याल तक छोड़ दिया। उधर राहत भरी आवाज में किसी ने कैथी से कहा कि सब लोग खुश थे कि वह सुरक्षित थी। लीक ने कहा कि उसका सौभाग्य था कि वो एक मेज के साथ यात्रा कर रही थी, नहीं तो वे गुंडे बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। लूसी ने तुरंत याद दिलाया कि पिटाई तो उसी की हुई थी। तभी अचानक एक आदमी ने एक अजीब बात का जिक्र किया। हमलावर आते ही कैथी को ढूंढने लगे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि वह कौन थी। यह सुनकर इयन ने धीरे से चर्च ऑफ टेंजिन का नाम दोहराया, एक ऐसा नाम जो उसने बहुत समय से नहीं सुना था। उसे याद आया कि चर्च ऑफ टेंजिन इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था। हालांकि उसकी शिक्षाएं स्लेवरी को सख्ती से मना करती थीं, लेकिन ट्रैफिकर्स और स्लेव ट्रेडर्स उन सिद्धांतों को बहुत पहले छोड़ चुके थे। मेज और ड्रेक दोनों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी वे लोग लूसी को पकड़ने की कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे, और यही बात इयन को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। लूसी के पीछे खड़ा इयन अजीब भाव से सोचने लगा कि क्या वे सचमुच उससे शादी करने के लिए इतने बेताब थे। फिर भी उसे एक दूसरी चिंता ज्यादा परेशान कर रही थी। उनकी जिद देखकर इयन को लग रहा था कि देर सवेर वे लोग दोबारा उनका पीछा करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। उसने ड्रेक की तरफ मुड़कर एक मदद मांगी। लॉन्गटेल ने तुरंत हामी भर दी और कहा कि बस आदेश दे दिया जाए। बिना हिचकिचाए इयन ने लॉन्गटेल से पीछा करने वालों को खत्म करने और जरूरत पड़े तो उन्हें मार डालने को कहा। लॉन्गटेल ने अपना मैसिव सिर झुकाया और बिना किसी झिझक के ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। इयन को अपना दोस्त कहकर ड्रेक ने ऐलान किया कि उसकी मदद करना उसके लिए खुशी की बात थी, और इतना कहकर वह तुरंत पीछा करने वालों के पीछे निकल पड़ा। ड्रेक को दूर जाते हुए इयन चुपचाप देखता रहा। फिर भी उसके दिल की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो नहीं चाहता था कि उसके आदेश से किसी की जान जाए, लेकिन इस दुनिया में झिझक मौत बुला सकती थी। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे और कठोर बनना ही पड़ता। अचानक उसके सिर में चक्कर आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। सिर पकड़ते हुए इयन सोचने लगा कि क्या उसने एक बार फिर मरोनियस टंग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। उसकी हालत देखकर लूसी तुरंत मुड़ी और चिंता से पूछने लगी कि क्या वह खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। इयन ने जल्दी से कहा कि वो बिल्कुल ठीक था और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लूसी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और उसने साफ कहा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा था। उसी समय लीक को जैसे कुछ समझ आया। दोनों को ध्यान से देखने के बाद उसने अटपटे ढंग से पूछा कि क्या वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा करीब लग रहे थे। जंगल के बीच गाड़ी आगे बढ़ती रही, जबकि इयन हाथ सिर के पीछे रखकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन उभरी, जिसमें बताया गया कि उसके ड्रेक ने पीछा करने वालों को खत्म कर दिया था और कुल किल काउंट 11 तक पहुंच चुका था। सिस्टम की ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान साबित हो रही थीं। फिर भी इयन को यह सोचकर झुंझलाहट हुई कि वो ड्रेक को सीधे अपने सामने समन नहीं कर सकता था। अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा और वह सोचने लगा कि क्या यह लॉन्गटेल था। सीन तुरंत ड्रेक की तरफ बदल गया, जिसने गर्व से बताया कि उसने अपने रास्ते में मिले सभी लोगों को खत्म कर दिया था। यह रिपोर्ट सुनकर इयन ने दिल से लॉन्गटेल का धन्यवाद किया। ड्रेक इस जवाब से खुश हो गया और बोला कि अगर इससे उसका दोस्त खुश होता था तो कोई भी काम करने लायक था। बातचीत आगे बढ़ी तो लॉन्गटेल ने पूछा कि क्या इयन अब जा रहा था। दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए इयन ने एक्सेप्ट किया कि यह अफसोस की बात थी, लेकिन अब अलविदा लेने का समय आ गया था। साथ बिताए पलों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं और उसने उदासी से कहा कि लॉन्गटेल पहाड़ी क्षेत्र छोड़ नहीं सकता था, इसलिए शायद वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दोनों ने दिल से एक दूसरे को अलविदा कहा और हर चीज के लिए धन्यवाद देने के बाद अलविदा होने लगे। लेकिन जैसे ही इयन जाने वाला था, लॉन्गटेल ने उसे रोक लिया और कहा कि एक बात और थी जो उसे जाननी चाहिए। उनके सामने एक चमकता हुआ पंख अपीयर हुआ और लॉन्गटेल ने पूछा कि क्या उसे फीनिक्स मिस्ट्री में इंटरेस्ट था। कुछ समय बाद इयन और लूसी रिवरविल शहर पहुंच गए। व्यस्त सड़कों के बीच खड़ा इयन धीरे धीरे फीनिक्स शब्द दोहराने लगा। लॉन्गटेल की सलाह उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिसमें ड्रेक ने बताया था कि उत्तरी पहाड़ों में कहीं आइस फीनिक्स के रहने की अफवाहें थीं और इयन को उसकी जांच करनी चाहिए। फीनिक्स को उस पक्षी के रूप में बताया गया जो कभी मरता नहीं था। सभी फीनिक्स में फायर फीनिक्स सबसे प्रसिद्ध था, लेकिन उसके अलावा आइस, विंड और रॉक फीनिक्स भी मौजूद थे। कहा जाता था कि फीनिक्स अपने रहने वाले माहौल के हिसाब से अपना रूप बदल लेते थे, जिससे वे बेहद यूनिक मॉन्स्टर्स बन जाते थे। यह सोचकर इयन मन ही मन सोचने लगा कि क्या कोई फीनिक्स भी उसकी समन बन सकता था, लेकिन वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले कई लोग दौड़ते हुए आए और उत्साह से मेज को पुकारने लगे। लीक ने बताया कि वे लोकल लॉर्ड से मिलने जा रहे थे और इयन को भी साथ चलने का ऑफर दिया। लूसी की तरफ नजर डालते हुए इयन ने चुपचाप फैसला किया कि अगर वह उसे मुसीबत से दूर रखना चाहता था तो लोकल नोबिलिटी से दूरी बनाना ही बेहतर था। तभी एक आदमी लूसी की तरफ मुड़ा और बोला कि अगर उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी तो वह उनके साथ चल सकती थी। लूसी कुछ पल के लिए झिझक गई,
लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही इयन ने उसका कंधा पकड़ लिया और ऐलान कर दिया कि वे दोनों पहले किसी इन में आराम करने जाएंगे और उसके बाद आगे की यात्रा जारी रखेंगे। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग पूरी तरह हैरान रह गए। उधर लूसी शर्म से लाल चेहरा लिए इयन को देखने लगी, क्योंकि उसके शब्दों ने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। अब भी उसके कंधे पर हाथ रखे हुए इयन ने एक्सेप्ट किया कि मरोनियस लैंग्वेज का लगातार इस्तेमाल उसे पूरी तरह थका चुका था। दोनों को साथ देखकर समूह ने चुपचाप मान लिया कि वे एक कपल थे। लीक खुश होकर मुस्कुराया और गर्व से बोला कि दोनों सचमुच साथ थे। उधर भीड़ के बीच खड़े दो आदमी उनकी तरफ देखने लगे, जबकि उनके आसपास शहर की व्यस्त सड़कें पहले की तरह चहल पहल से भरी हुई थीं। शहर की सड़कों पर चलते हुए लूसी ने बताया कि इयन के साथ होने का नाटक करना ज्यादा आसान था, क्योंकि इससे परेशान करने वाले लोग दूर रहते थे। इयन ने आराम से उसकी बात मान ली और पूछा कि नोबल होने के बावजूद वो आम लोगों के साथ इतनी आराम से क्यों पेश आती थी। लूसी ने तुरंत याद दिलाया कि अब वो एक मेज था। इयन ने जवाब दिया कि वो अब भी एक कॉमनर था और एक किसान का बेटा था। उसके साथ सड़क पर चलते हुए इयन ने बताया कि वह सिर्फ अपने मास्टर की मिसाल पर चल रहा था। उसने कहा कि उसकी टीचर एक नेकदिल इंसान थीं, जो हर किसी को रिस्पेक्ट देती थीं और वह भी उनके जैसा बनना चाहता था। यह जवाब सुनकर लूसी कुछ पल के लिए चुप हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद इयन ने पूछा कि अब वह आगे क्या करने वाली थी। लूसी ने बताया कि वह काउंट केटीना से मिलने का इरादा रखती थी। चलते चलते उसने समझाया कि काउंट केटीना उसके अंकल थे और पूरी बात सुनने के बाद उसकी मदद करेंगे। यह सुनकर इयन ने पूछा कि क्या उसकी माँ और काउंट केटीना काफी करीब थे। लूसी ने थोड़ा अटपटे ढंग से एक्सेप्ट किया कि उसकी माँ और काउंट केटीना के रिश्ते ठीक ठाक थे। फिर भी उसके झिझकते चेहरे से लग रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं था। उसके साथ चलते हुए इयन ने मन ही मन सोचा कि अगर उनके रिश्ते बस सामान्य थे तो काउंट पर भरोसा करना मुश्किल साबित हो सकता था। फिर उसने पूछा कि उसके अंकल के अलावा कोई और था जिस पर वो भरोसा करती थी। लूसी तुरंत रुक गई और जोर देकर बोली कि पूरी दुनिया में काउंट केटीना से ज्यादा भरोसा करने लायक कोई नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर इयन ने उसकी बात मान ली और नतीजा निकाला कि काउंट जरूर अच्छे इंसान होंगे। लूसी ने आगे कहा कि जो भी हो, अपने अंकल पर भरोसा करना किसी अजनबी पर भरोसा करने से बेहतर था। फिर उसने एक्सेप्ट किया कि लगभग हर आदमी उसके पास सिर्फ इसलिए आता था क्योंकि वो उसके परिवार में शादी करना चाहता था। शरारती मुस्कान के साथ लूसी ने मजाक में कहा कि इयन जैसे मेज का प्रपोजल वो कभी मना नहीं करती। इयन ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी और याद दिलाया कि काउंट केटीना तक पहुंचते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लूसी ने ड्रामेटिक अंदाज में शिकायत की कि उसकी रिएक्शन कितनी ठंडी थी, जबकि एक नोबल वुमन लगभग उसे प्रपोजल दे चुकी थी। बिना रुके इयन ने जवाब दिया कि दुनिया में वो अकेली लड़की नहीं थी। ये सुनते ही लूसी हैरानी से उसे घूरने लगी। उसे जर्क कहकर वह गुस्से में भीड़ भरी सड़क पर आगे निकल गई। इयन ने तुरंत पूछा कि वह कहाँ जा रही थी और शांति से याद दिलाया कि इन तो दूसरी दिशा में था। कुछ देर बाद धूप इन के आधे खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। इयन और लूसी गर्म रोशनी से भरे इन के अंदर दाखिल हुए, जहां उनका स्वागत किया गया। काउंटर पर खड़े इयन ने कई दिनों के लिए एक कमरा मांगा और साथ ही बाथ की सुविधा भी पूछी। काउंटर पर छोटा सा कॉइन पाउच रखते हुए उसने पूछा कि क्या यह पेमेंट के लिए काफी होगा। पैसे देखने के बाद इनकीपर मुस्कुराई और बोली कि यह जरूरत से भी ज्यादा था। उसने यह भी कहा कि कमरे तुरंत तैयार कर दिए जाएंगे। फिर इनकीपर ने अचानक पूछा कि क्या युवा लड़की भी बाथ लेने वाली थी। यह सवाल सुनते ही लूसी की आंखें फैल गईं, जबकि इयन उसकी तरफ मुड़ गया। घबराकर लूसी ने हाथ हिलाए और जल्दी से कहा कि वो बिल्कुल ठीक थी। चिढ़े हुए भाव से इयन ने पूछा कि क्या उसे लगता था कि पानी गंदा था। लूसी ने अटपटा सा चेहरा बनाकर एक्सेप्ट किया कि यह भी एक वजह थी। हुड को छूते हुए और शर्म से लाल पड़ते हुए उसने पूछा कि क्या उसे सचमुच सब कुछ खुलकर बताना पड़ेगा। इयन कुछ पल रुका और कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मेडिवल बाथटब्स में बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं होती थी। यह समझते ही वो चौंक कर वहीं जम गया। फिर तुरंत काउंटर की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात बदल दी और सिर्फ एक बात की मांग की। हुड नीचे किए और लाल चेहरे के साथ लूसी ने राहत की सांस ली और पूरी सिचुएशन को अनबिलीवेबल बताया। जब लूसी बिना हुड के खड़ी थी, तब इनमें मौजूद कई आदमी उसकी तरफ देखने लगे, जबकि इयन उसके पास खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो देख सकता था कि सबकी नजरें लूसी पर टिक गई थीं। उसने तुरंत लूसी से कहा कि वो अपना हुड वापस पहन ले। कमर पर हाथ रखकर लूसी ने जिद की कि वो उसे कैथी कहकर बुलाए। जब वो फिर से हुड पहनने लगी, इयन ने कहा कि जल्दी करे, क्योंकि सब लोग उसे घूर रहे थे। उसके बिल्कुल पास खड़ी लूसी धीरे से बड़बड़ाई कि वो बेहद परेशान करने वाला इंसान था। उधर पास की मेज पर बैठे आदमी अब भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। इनके बाहर किसी ने पूछा कि क्या किसी और ने अभी अभी गुजरने वाली उस लड़की को देखा था। बाकी लोग उत्साह से कहने लगे कि उन्होंने उससे खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी और उसे किसी फरिश्ते जैसा बताया। मुस्कुराते हुए उनमें से एक ने कहा कि उसके साथ सिर्फ एक साथी था और वो साथी भी बस एक दुबला पतला सुंदर लड़का था। समूह में बैठे लोग मुस्कुराने लगे, जबकि एक आदमी ने सुझाव दिया कि वे लड़की को उठा ले जाएं और उसके साथ मजे करें।
बाकी लोग तुरंत उसकी बात से सहमत हो गए। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने कहा कि वैसे भी वे दोनों यहां ज्यादा समय रुकने वाले नहीं लगते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगर इंतजार नहीं कर सकते तो आज ही उसे किडनैप कर लेंगे। उधर किसी ने कहा कि कोई कासल के साथ व्यापार करना चाहता था। मैसिव सिंहासन पर बैठे बैरन कॉल्स ऑफ रिवरविल ने अपने मेहमान से कहा कि वो पूरी कोशिश करे और किसी तरह की परेशानी खड़ी न करे। बैरन के सामने घुटनों के बल बैठे लीक ने बार बार इस मौके के लिए धन्यवाद दिया। जमीन से उठते हुए उसने सोचा कि अगर वो बैरन का फेवर हासिल कर ले तो शायद उसे कासल में समय बिताने का मौका भी मिल सकता था। तभी उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसे एहसास हुआ कि उसे मास्टर मेज का जिक्र करना चाहिए, इसलिए उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या वो लॉर्ड बैरन के साथ एक इंपॉर्टेंट बात साझा कर सकता था। बैरन ने पूछा कि वो क्या थी। लीक ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा कि यह जानकारी एक सीक्रेट थी, लेकिन बैरन के प्रति उसकी वफादारी ने उसे चुप रहने नहीं दिया। यह भूमिका सुनकर बैरन कर्ल्स मुस्कुराया और उसे आगे बोलने के लिए कहा। सीने पर हाथ रखकर लीक ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक मेज से हुई थी। फिर उसने बढ़ा चढ़ाकर इशारे करते हुए पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी और आसान शब्दों में समझाया कि ड्रेक को काबू करने वाले मेज ने उसकी जान कैसे बचाई थी। चमकती हुई उंगली ऊपर उठाकर लीक ने ऐलान किया कि हैरान होने का अभी समय नहीं आया था। फिर उसने गर्व से बताया कि वो मास्टर मेज इसी शहर के एक इन में ठहरा हुआ था। ये सुनते ही बैरन कॉल्स झटके से सीधा बैठ गया और हैरानी में पूछने लगा कि उसने अभी क्या कहा था। सिंहासन पर बैठे बैठे बैरन गंभीर हो गया और सोचने लगा कि अगर मनमौजी मेज ने उसके इलाके में ड्रेक छोड़ दिया तो क्या होगा। उसके दिमाग में डरावना दृश्य उभरा, जहां शहर की सड़कों पर आग लगी हुई थी, लोग जान बचाकर भाग रहे थे और एक ड्रेक पूरे शहर में डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। बैरन कर्ल्स तुरंत इस नतीजे पर पहुंचा कि हालात और भी खराब हो सकते थे, क्योंकि उसके इलाके में पहले से ही कट्टर लोगों का एक समूह मौजूद था। वे लोग होली सांटियागो नाइट्स थे। उन्हें होली वॉरियर्स कहा जाता था, जो एक साथ मंक्स भी थे और मार्शल आर्टिस्ट्स भी। बैरन के अनुसार ये नाइट्स वॉर्स में हिस्सा लेने के बजाय डेमन्स और मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे। साथ ही वे खुद को मानवता का प्रोटेक्टर भी मानते थे। सांतियागो नाइट्स का जिक्र करने के बाद बैरन कर्ल्स ने फिर से अपना ध्यान ड्रेक को काबू करने वाले मेज इयन की तरफ लगाया। उसने कल्पना की कि कहीं उसके इलाके में इयन और उन नाइट्स का आमना सामना न हो जाए। सिर्फ ये ख्याल आते ही बैरन के चेहरे पर पसीना बहने लगा। अपनी सीट से चौंक कर उठते हुए बैरन कर्ल्स ने तुरंत कमांडर को बुलाया। बटलर ने सीने पर हाथ रखा और तुरंत जवाब दिया। सामने इशारा करते हुए बैरन कर्ल्स ने आदेश दिया कि लीक को एक कमरा दिया जाए। फिर गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा कि सांतियागो नाइट्स को तुरंत बुलाया जाए। उसे लगा कि किसी पागल मेज के मुकाबले उनसे बात करना कहीं आसान होगा, इसलिए उसने आदेश दिया कि किसी मुसीबत के शुरू होने से पहले ही उन्हें यहां ले आया जाए। उधर इयन और लूसी इन के अंदर साथ बैठे खाना खा रहे थे। पास ही एक नाराज कस्टमर पूछ रहा था कि उसका खाना आखिर कहाँ था। इनकी इनकीपर जल्दी जल्दी माफी मांगने लगी और बोली कि वह अभी तैयार कर देती थी। बगल में ट्रे दबाए थकी हुई इनकीपर ने आह भरते हुए कहा कि उसने अभी तक बाथ का पानी भी नहीं भरा था। यह सुनकर इयन अपनी सीट से उठ गया और बोला कि वह खुद कर लेगा, क्योंकि वैसे भी वही मदद कर रहा था। उसका यह जवाब सुनकर इनकीपर हैरानी से उसे देखने लगी। लूसी की तरफ झुककर इयन ने कहा कि वो अपना खाना खत्म करे और उसके बाद ऊपर चली जाए। लूसी ने चुपचाप सिर हिलाया और आराम से अपना खाना खाने लगी। दूसरी मेज से एक आदमी टेंशन भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद लूसी ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ गई। दोनों हाथ पीछे बांधे वो हल्की रोशनी वाले गलियारे में चल रही थी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आवाज दी। अचानक हुए स्पर्श से चौंक कर लूसी उसकी तरफ मुड़ी। तभी वो आदमी पूछने लगा कि क्या वो उस काले बालों वाले सज्जन की साथी थी जो अभी बाहर गया था। अपना हाथ छुड़ाकर लूसी ने ध्यान से पूछा कि वो कौन था। सीने पर हाथ रखते हुए आदमी ने दावा किया कि वो इयन द्वारा रखा गया एक एरेंड बॉय था। एक चमकता हुआ सिक्का दिखाते हुए उसने कहा कि इयन ने उसे तुरंत डॉक्स तक लाने को कहा था। वो आदमी घबराहट में समझाने लगा कि बैकयार्ड में बाथ लेने जाते समय इयन किसी मुसीबत में फंस गया था। ये सुनते ही लूसी को डर लगने लगा कि शायद उनका पीछा करने वाले लोग आखिरकार उन तक पहुंच गए थे। उसके दिमाग में हथियारबंद पीछा करने वालों की छवि उभर आई और वह घबराने लगी। हाथ आगे बढ़ाते हुए आदमी ने जल्दी से कहा कि समय नहीं था और उसे उसके साथ चलना होगा। बिना कोई देर किए लूसी सीढ़ियों से नीचे भागी। पीछे का दरवाजा खुला और तेज रोशनी अंदर फैल गई। आदमी आगे दौड़ा और लूसी उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन अचानक लूसी रुक गई और उसकी आंखें कंफ्यूजन में फैल गईं। बाड़ के ऊपर से झांकते हुए उसने इयन को एक बड़े उबलते बाथ पॉट के पास बैठे देखा और धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले आदमी अचानक उसकी तरफ झपटा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। बाड़ के दूसरी तरफ से लूसी की डरी हुई चीख गूंज उठी। उसकी मदद की पुकार आखिरकार इयन तक पहुंच गई और वह कंफ्यूजन में ऊपर देखने लगा। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, इयन को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ थी। उसी पल पीछे से एक आदमी डंडा उठाकर उसकी तरफ दौड़ा और गुस्से में चिल्लाया। हमलावर ने सीधे उसके सिर पर वार किया, लेकिन आखिरी क्षण में इयन झुक गया और हमला पूरी तरह खाली चला गया। आदमी लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ा और उबलते बाथ पॉट के पास जा टकराया।
गिरे हुए आदमी को देखकर इयन तुरंत समझ गया कि इन लोगों का लूसी के मंगेतर से कोई संबंध नहीं था और ये सिर्फ मामूली गुंडे थे। बाड़ के दूसरी तरफ कई आदमी अपने साथी से जल्दी करने को कह रहे थे। उन्हें भागने देने का कोई इरादा न रखते हुए इयन तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। एक गुंडा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि वो इयन को आगे नहीं बढ़ने देगा। सिर खुजाते हुए इयन ने चिढ़कर जीभ क्लिक की। उसे एहसास हो गया कि इस बेवकूफ की वजह से वह बाकी लोगों का पीछा खो चुका था। अगले ही पल नीली सफेद मैजिकल रोशनियां उस आदमी के चारों तरफ घूमने लगीं। वह गुंडा वहीं जम गया और कंफ्यूजन में पूछने लगा कि आखिर हो क्या रहा था। तैरती हुई रोशनियों के बीच खड़े इयन ने सोचा कि उसकी करंट ताकत के साथ वह मैजिक को ठीक वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा चाहता था। इसी वजह से उसने नतीजा निकाला कि उसे किसी ऐसी मिस्ट्री की जरूरत थी जिसकी शक्ति वह सचमुच इस्तेमाल कर सके। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय एक जानी पहचानी आवाज ने कहा कि रोशनी कम हो रही थी और खेलने का यही सही समय था। इयन की आंखें तुरंत फैल गईं। वह आवाज पहचानते ही उसे समझ आ गया कि यह डार्कनेस थी। एक हाथ आसमान की तरफ उठाकर इयन ने डार्कनेस को पुकारा और उसके ऊपर काली परछाइयां इकट्ठी होने लगीं। गुंडा घबराकर ऊपर देखने लगा क्योंकि अंधेरा तेजी से फैल रहा था और आसपास की हर चीज को निगल रहा था। हाथ में लकड़ी का डंडा लिए इयन उस अंधेरे के बीच पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उधर डरा हुआ आदमी चीखने लगा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परछाइयों के बीच चमकती लाल आंखों के साथ इयन ने ऐलान किया कि जब वो शैडो मैजिक इस्तेमाल करता था तो देखने वाला सिर्फ वही होता था। अंधेरे के भीतर टकराने की आवाजें और चीखें गूंजने लगीं, जबकि डरा हुआ गुंडा दया की भीख मांग रहा था। कुछ समय बाद कई जोड़ी जूते उसकी नजर में आए। लकड़ी का डंडा कंधे पर टिकाए इयन सामने देखने लगा और सोचने लगा कि क्या उस आदमी ने सचमुच मदद बुला ली थी। नए आए लोगों की तरफ मुड़कर उसने पूछा कि लूसी को कहां ले जाया गया था। जमीन पर बैठा सूजी हुई आंख वाला गुंडा अचानक समझ गया कि उसे फिर से दिखाई देने लगा था। इयन ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और जवाब मांगता रहा। डर के मारे वो आदमी बस अपना सिर पकड़कर चीखने लगा। तभी अचानक इयन की नजर तेज हो गई क्योंकि हवा में कुछ चमका था। एक डैगर उड़कर उसके पीछे की लकड़ी की दीवार में जा धंसा और वो तुरंत पीछे देखने लगा। पिटे हुए गुंडे के पास खड़ा इयन नए आए लोगों की तरफ देखने लगा। तभी एक आवाज ने कहा कि लड़के ने काफी कर लिया था। कुछ पल के लिए इयन चुप हो गया जब उस आवाज ने अभी अभी अपीयर हुए अंधेरे का जिक्र किया। कई हथियारबंद आदमियों के साथ एक बुजुर्ग नाइट आगे बढ़ा और इयन से पूछा कि क्या वही था जिसने कुछ देर पहले उस अंधेरे को बुलाया था। तभी पता चला कि यह समूह और कोई नहीं बल्कि होली सांतियागो नाइट्स थे।